तो हे एवरीवन, वेलकम बैक हियर अगेन टू अ पैरेलल वर्ल्ड इमोर्टल लॉन्गिंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते और स्टार्ट करते हैं हमारी ऑनगोइंग नॉवल द अनग्रेडेड हार्ट के आगे का पार्ट। लेट्स स्टार्ट। एक बड़े से 7 स्टार लग्जीरियस होटल के वीआईपी रूम में कुछ लोग बैठे हुए थे। बीच में एक बड़ा सा टेबल रखा हुआ था जिस पे खुले हुए लैपटॉप्स, फाइल्स, पानी के ग्लासेस और कॉफ़ी का मग भी रखा हुआ था। और वहीं उसके दाईं और बाईं तरफ 5-5 लोग बैठे हुए थे, अपने फॉर्मल सूट पहने हुए। वो 5-5 लोगों की टीम एक्सपर्ट लॉयर्स की टीम है और उन्हीं सबके बीच में 2 एक्सपीरियंस्ड बिजनेसमैन भी बैठे हुए हैं जिनके चेहरे पर गंभीरता के भाव हैं और दोनों के ही माथे पे बन रही शिकन साफ साफ बता रही है कि यहाँ पे किसी विषय को लेकर गंभीर चर्चा चल रही है। और उन दोनों के ही बाईं तरफ बैठे वो 5 लोग भी अपने सामने रखी हुई फाइल्स जिसमें कि कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, लायबिलिटी, एसेट्स और क्लाइंट से जुड़ी हुई जानकारी है, सारा डाटा है, उस पर लगातार काम किए जा रहे हैं, उसको पढ़े जा रहे हैं, एनालाइज किए जा रहे हैं और हाईलाइट्स भी किए जा रहे हैं। तभी उनमें से वो शख्स जो दूसरी बिजनेस पार्टी का सीनियर लॉयर था, वो इस पार्टी के सीनियर लॉयर को अपने सामने रखी हुई मेन फाइल हैंडओवर करते हुए बोलता है, ये लीजिए एडवोकेट फैंग, आप भी इस मर्जर ऑफ इक्वल एग्रीमेंट को एक बार फाइनल पढ़ लीजिए। जिसके बाद वो दूसरी तरफ का एडवोकेट वो एमओई एग्रीमेंट को ले लेता है और उसको पढ़ने लगता है और उसके साथ ही 3 और लॉयर्स भी पढ़ते हैं। जिसके बाद ये चारों कुछ सोच विचार करते हैं और फिर वहीं बैठे अपने बिजनेसमैन क्लाइंट से बोलते हैं, मिस्टर वांग, एग्रीमेंट में कोई लूप नहीं है, आप इसे साइन कर सकते हैं। हाँ, वो बिजनेसमैन कोई और नहीं बल्कि मिस्टर वांग थे, पूरा नाम जेम्स वांग, जो कि चाइना के टॉप मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेसमैन की लिस्ट में टॉप पर हैं। और वहीं उनके सामने उनके होने वाले न्यू बिजनेस पार्टनर मिस्टर रिचार्ड बैठे हैं, जो कि कोरिया के टॉप मोस्ट बिजनेसमैन में से एक हैं। दरअसल मिस्टर जेम्स वांग को अपना बिजनेस चाइना से बाहर और भी ज्यादा फैलाना था, दूसरे सेक्टर्स में भी उनको अपना कदम बढ़ाना था और इसके लिए इनका सबसे अच्छा रास्ता था कि बाहर के देशों के टॉप बिजनेसमैन से पार्टनरशिप कर लेना, जिसकी शुरुआत इन्होंने कोरिया के टॉप बिजनेसमैन मिस्टर रिचार्ड से की। और इसीलिए आज ये दोनों ही इस बड़े से होटल में डील फाइनलाइज कर रहे हैं, या ये कह लो कि एमओई साइन कर रहे हैं, मर्जर ऑफ इक्वल एग्रीमेंट, अपने अपने लॉयर्स की टीम के साथ। खैर, कुछ देर बाद दोनों ही बिजनेसमैन यानी कि मिस्टर वांग और मिस्टर रिचार्ड एग्रीमेंट फाइनल साइन कर देते हैं और फिर एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए बोलते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर रिचार्ड, जेम्स वांग बोलता है। वही मिस्टर रिचार्ड भी उसको रिप्लाई देते हुए बोलते हैं, वेल मिस्टर वांग, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू टू। मुझे उम्मीद है कि हम इस पार्टनरशिप के जरिए अपनी कंपनी को एक नए मुकाम पे ले जाएंगे। खैर मिस्टर वांग, मुझे अब चलना चाहिए, आज शाम को पार्टी में मिलते हैं। श्योर मिस्टर रिचार्ड, सी यू एट इवनिंग, जेम्स वांग बोलता है और फिर इसके बाद दोनों ही बिजनेसमैन अपने अपने लॉयर्स के साथ वहां से चले जाते हैं। और इस समय पार्टी वेन्यू में सब आ गए थे। ये पार्टी एक ग्रैंड पार्टी थी। मैक्सिमम शहर के सभी बड़े बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट इस पार्टी में शामिल हुए थे, सिर्फ कुछ को छोड़ के। वहीं मिस्टर जेम्स वांग और मिस्टर रिचार्ड भी आए हैं। मिस्टर रिचार्ड पार्टी में अपनी वन एंड ओनली डॉटर सोफिया रिचार्ड के साथ आए हैं। वहीं जेम्स वांग इस पार्टी में अपनी सेक्रेटरी के साथ आया है। जेम्स वांग की सेक्रेटरी मिस्टर रिचार्ड को ग्रीट करते हुए बोलती है, हेलो मिस्टर रिचार्ड। वहीं सोफिया रिचार्ड भी जेम्स वांग को ग्रीट करते हुए बोलती है अपनी डिसेंट सी सॉफ्ट वॉइस में, हेलो अंकल वांग। वहीं जेम्स वांग भी अपनी जेन्युइन सी स्माइल करते हुए उसको ग्रीट का रिप्लाई देता है। इसके बाद थोड़ी देर सब एक दूसरे के साथ कैजुअली बातें करने में लग जाते हैं। वहीं रिचार्ड बातों के बीच में ही अपनी बेटी सोफिया के बारे में भी बता रहा था, उसकी तारीफ कर रहा था, उसकी बिजनेस एबिलिटीज के बारे में बता रहा था। कुल मिला के कहा जाए तो वो उसका बखान कर रहा था। वो ये बता रहा था कि वो कितनी काबिल है। और बातों ही बातों में वो जेम्स वांग को ये भी बता देता है कि वो अपनी बेटी की शादी करवाना चाहता है, बस इसीलिए वो उसके लिए एक कंपेटेबल पार्टनर ढूंढ रहा है। सोफिया रिचार्ड देखने में सुंदर है, डिसेंट है, रिच लड़की है और मेन बात ये थी कि वो कोरिया के टॉप बिजनेसमैन की बेटी है। इसी वजह से कहीं ना कहीं जेम्स वांग के दिमाग में एक विचार आता है जिससे कि उसकी ये पार्टनरशिप और भी ज्यादा स्टेबल हो जाएगी और फिर भविष्य में इसके कई बेनिफिट्स भी मिलेंगे जो कि उसके लिए और उसके बिजनेस के लिए बेनिफिशियल ही होगा। यही सब कुछ सोचकर जेम्स वांग भी उस पार्टी में मौके पर चौका मारता है और सही समय देखकर रिचार्ड के सामने एक प्रपोजल रख देता है और वो प्रपोजल कोई और नहीं, शादी प्रपोजल था। जी हाँ, जेम्स वांग ने अपने बेटे की शादी का प्रपोजल रख दिया था रिचार्ड के सामने। और वहीं रिचार्ड के सामने भले ही ये प्रपोजल अचानक से आया था, पर उन्हें प्रपोजल में कोई नुकसान नहीं दिखता। आखिर बिजनेस वर्ल्ड में 2 कंपनीज अगर इस तरह से मर्ज होंगी तो फायदा ही होगा, इसीलिए बस रिचार्ड भी मान जाते हैं। और साथ ही वो दोनों बच्चों को एक बार ब्लाइंड डेट पे भेजने का प्रस्ताव भी रखता है ताकि दोनों बच्चे एक दूसरे को जान लें, जिसे जेम्स वांग भी खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता है। खैर,
जहाँ एक तरफ किसी की मैरिज फिक्स हो गई थी इन बड़े लोगों के द्वारा, वहीं दूसरी तरफ शहर के दूसरे कोने में मेनोर विला में डेविन इस समय अपने कमरे में बैठा हुआ था। उसके हाथ में आधा भरा हुआ रेड वाइन का ग्लास था, जिससे वो घूंट पे घूंट लगाए जा रहा था। उसकी शर्ट के सारे बटन इस समय खुले हुए हैं। उसकी चेस्ट की ये मिल्की वाइट स्किन पूरे रूम में फैली इस डिम रेड लाइट में ग्लो कर रही है। एक अलग सा सेंशुअल सा ही माहौल क्रिएट कर रही है रूम का। कुल मिलाकर देखा जाए तो वो अपने इस आज की रात को एंजॉय कर रहा था। बस आज उसके करीब कोई शराब नहीं, उसकी बजाय उसके हाथ में शराब थी। वो बस वहीं काउच पे बैठा अपने दूसरे हाथ से अपने फोन का मैसेज चेक कर रहा था। वो बस वहीं काउच पर बैठा अपने दूसरे हाथ से अपने फोन का मैसेज चेक कर रहा है। वही चेक करते करते उसकी नजर एक मैसेज पर जाती है, जिसे देखकर बस वो अचानक से ही चकल कर देता है। गॉड नोज वो मैसेज क्या था। खैर, तभी वहां पर उसके पीछे से एक लेडी आती है। वो सीधा आकर बस उसके गोद में बैठ जाती है और बस उसको किस करने लगती है। एक सेंशुअल किस, बिल्कुल डिवोर करने वाली, डिवोरिंग किस, जिसका रिस्पॉन्स डेविन में बिल्कुल उसी इंटेंसिटी के साथ करने लगता है। वहीं कुछ सेकंड्स के इस इंटेंस किस के बाद वो लेडी उसके ओपन चेस्ट पे अपनी उंगली फिराने लगती है, बहुत ही सिडक्टिवली, और फिर वहीं फिराते हुए बोलती है, हस्बैंड, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, क्या तुमने मुझे मिस किया? जिस पे डेविन भी वैसे ही अपनी जेन्युइन सी स्माइल दिखाते हुए बोलता है, जैसे कि उसने सच में उसको बहुत मिस किया हो। ऑफ कोर्स बेबी, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। और बताओ, कैसा रहा तुम्हारा ट्रिप? ये लेडी, जो कि कोई और नहीं खुद डेविन की वाइफ है, वो उसके नेक पे इस बार स्निफ करते हुए बोलती है, अच्छी रही, सबने बहुत एंजॉय किया, बस मैंने ही तुम्हें मिस किया। बट सी, नाउ आई एम फाइनली बैक टू यू। जिस पे डेविन भी वैसे ही सेंशुअली उसको और इंटेंसिटी के साथ वापस से किस करते हुए बोलता है, जैसे कि वो उसके सामने अपनी ट्रू फीलिंग्स उसके लिए पोर कर रहा हो, जिसे वो लेडी भी अपनी प्योर स्माइल के साथ एक्सेप्ट करती है। तभी उस लेडी को कुछ याद आता है और वो वापस से उसको रोकते हुए बोलती है, बेबी वेट, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। डेविन अपनी वाइफ की बात सुनता है तो उसकी बात में खुद का एक्साइटमेंट दिखाने के लिए खुद ही गेस करते हुए बोलता है, व्हाट इज दैट वाइफी? क्या ये सच में इतना इंपॉर्टेंट है कि कुछ देर वेट नहीं कर सकता? यू नो ना, पहले जरूरी काम। जिस पे ये लेडी भी स्माइल करते हुए बोलती है, नो बेबी, ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली मुझे तुम्हारा टाइम चाहिए था, अगर पॉसिबल हो तो। एक्चुअली कल मुझे एक इवेंट में जाना है, तुम चलोगी मेरे साथ प्लीज? इम्पॉर्टेंट है, वर्क रिलेटेड, यू नो ना। डेविन अपनी वाइफ की बात सुनता है तो वो बस ईवल स्मक करता है, जैसे कि उसको पहले से ही आइडिया हो कि आगे क्या आने वाला है। जिसके बाद वो अपनी वाइफ को पोलाइटली रिप्लाई देते हुए बोलता है, ऑफ कोर्स बेबी, इसमें कोई पूछने की बात है क्या? ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मैंने कभी तुम्हारी कोई बात टाली है क्या? ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, और स्पेशली वहां तो जरूर जाऊंगा। आई लव टू गो देयर विथ यू। डेविन की हाँ सुनकर वो लेडी तो बस खुश हो जाती है और बस एक्साइटेडली उसको वापस से हक कर लेती है। आर यू सीरियस डेविन, तुम सच में मेरे साथ चलोगे? ओ माय गॉड, तुम सच में बेस्ट हस्बैंड हो, यू आर द बेस्ट हस्बैंड ऑफ दिस वर्ल्ड। आई लव यू सो मच। यू नो व्हाट डेविन, मैं कब से यही सोच रही थी कि मैं तुमसे कैसे कहूंगी, पता नहीं तुम मानोगे भी या नहीं, पर थैंक यू सो मच बेबी, थैंक यू सो मच, तुम मान गए। नाउ आई कांट वेट फॉर टुमारो, वाओ, आई लव यू सो मच। वहीं डेविन भी अपनी वाइफ के पीछे ईवल स्मक करते हुए अपनी बनावटी आवाज में बोलता है, मी टू माय लव, मुझे भी कल का बेसब्री से इंतजार है तुम्हारे साथ वहां जाने के लिए। वहीं उसकी वाइफ, जो अभी भी एक्साइटेड थी, वो बोलती है, आओ बेबी, यू आर सो स्वीट। थैंक यू माय लव, मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। वहीं डेविन भी वैसे ही स्माइल करते हुए बोलता है, आई लव यू टू माय वाइफी। एनीवे, अब हम वो कंप्लीट करें जो हमने शुरू किया है। आई कांट वेट टू हैव यू माय लव, आई वांट माय रिवॉर्ड। पावर्ड। वो लेडी ब्लशिंग फेस के साथ शाय फील करते हुए बोलती है, जिस पे डेविन उसको और भी ज्यादा टीज करते हुए बोलता है, सब तुम्हारी गलती है वाइफी, तुमने मुझे ऐसा बनाया है। नाउ आई कांट रेजिस्ट योर ब्यूटी, नाउ लेट्स गो, आई कांट वेट टू हैव यू। इसके बाद दोनों ही हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को किस करने लगते हैं और वैसे ही किस करते करते एक दूसरे को मास्टर बेडरूम में ले जाते हैं और फिर कुछ देर बाद वहां से सिनफुल आवाजें आने लगती हैं।
जहाँ एक तरफ ये कपल कल को लेके एक्साइटेड था, सुबह का इंतजार कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ शाओ मेंशन में क्रिस्टल बालकनी में ही खड़ी कुछ सोच रही थी। शायद वो इस समय अपने वन एंड ओनली प्रीशियस सन को मिस कर रही थी। वो बस उसी के बारे में सोच रही थी। एक्चुअली शाओ मेंशन में क्रिस्टल इस समय बालकनी में खड़ी बाहर का नजारा देख रही थी कि तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है उसके बेटे को लेके, जो अभी उसके पास नहीं है। तो बस वो उसके बारे में सोचने में लग जाती है। वहीं जब कुछ देर तक क्रिस्टल वापस अंदर नहीं जाती तो बस ल्यूमिन भी उसको ढूंढते ढूंढते बाहर उसके पास आ जाते हैं और देखते हैं कि वो यहाँ बालकनी में खड़ी अपने ही किन्हीं ख्यालों में गुम है। और अब ये समझने में उन्हें जरा भी देर नहीं लगती कि हो ना हो क्रिस्टल जान के बारे में ही सोच रही है। तो बस ये देखकर उनके चेहरे पे भी एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है, जिसके बाद ल्यूमिन क्रिस्टल के पीछे उसके पास आते हुए बोलते हैं, क्रिस्टल क्या हुआ? यहाँ अकेले खड़ी क्या कर रही हो? किन ख्यालों में गुम हो आप? क्या जानजान के बारे में सोच रहे हो? वहीं क्रिस्टल भी अपने हस्बैंड की ये बात सुनती है तो वो भी जेन्युइन सी स्माइल करते हुए बोलती है, मेरे दिल में कब क्या चलता है ये तुम्हें सब पता होता है ना ल्यूमिन। जिस पे ल्यूमिन भी क्रिस्टल को साइड हग करते हुए बोलते हैं, ऑफ कोर्स माय लव, यू आर माय बेटर हाफ। अगर मुझे नहीं पता चलेगा तो किसे पता चलेगा? खुद ही सोचो, बताओ जरा। ल्यूमिन की इतनी चीजी बातें सुनकर तो क्रिस्टल खुद को स्माइल करने से रोक नहीं पाती और बस वो वही स्माइल करते हुए बोलती है, आहा, बात तो बिल्कुल सही कही तुमने। वैसे ल्यूमिन, हमारा जंजन कितना बड़ा हो गया है ना देखते ही देखते। देखो, जिनके बिना कभी रह नहीं पाता था आज उनसे दूर है, आज हम लोगों से दूर है, अपने घर से दूर है, अपने प्यार को पाने की कोशिश कर रहा है। जिसकी जिंदगी में कभी सिर्फ हम हुआ करते थे, आज उसकी जिंदगी में कोई और भी आ रहा है। पर ल्यूमिन, पता नहीं मुझे डर क्यों लग रहा है, अजीब सा डर लग रहा है। पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे जैसे पता नहीं क्या, मुझे नहीं पता, पर कुछ अजीब सा डर लग रहा है। आई डोंट नो, पर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। हमारा जानजान ठीक तो होगा ना? ल्यूमिन, बताओ ना, तुम तो हर चीज़ जानते हो, तुम्हें तो हर चीज़ पता होता है। प्लीज़ बताओ, हमारे बेटे को उसका प्यार मिल तो जाएगा ना? इबोजान के प्यार को एक्सेप्ट तो कर लेगा ना? हमारे बेटे को उसकी खुशी मिल तो जाएगी ना? वो कभी हर्ट तो नहीं होगा ना? ल्यूमिन क्रिस्टल के दिल की बात समझ रहे थे। वो समझ रहे थे कि एक माँ की फीलिंग्स क्या होती है, एक माँ अपने बेटे को लेके कितना परेशान हो सकती है, वो उससे कितना प्यार करती है। वो क्रिस्टल को समझाते हुए बोलते हैं, क्रिस्टल, हमारा बेटा बहुत स्ट्रांग है, वो लड़ना जानता है। हमने उसे लड़ना सिखाया है, तुमने उसे लड़ना सिखाया है। और मैंने उस लड़के को भी ऑब्जर्व किया है, वो अलग है बाकियों से। वो भी जान के लिए फील करता है, उसकी आंखें बहुत कुछ बोलती हैं। वो मैच्योर है, बुरा नहीं है। और कुछ पाने के लिए थोड़ा स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है ना। और हमारा जानसान वो कर सकता है, वो करेगा, वो कर रहा है, वो जीतेगा भी। और अगर वो लड़ सकता है तो वो जीत भी सकता है। बाकी वो कोशिश कर रहा है ना, उसे कोशिश करने दो, जो होगा उसे बाद में देखेंगे। हम तो उसके साथ हैं ही ना, और हम बस हमेशा उसके साथ रहेंगे, उसके पीछे रहेंगे, उसको सपोर्ट करने के लिए। बस इतना याद रखो और परेशान मत हो, समझी? प्यार का सफ़र अगर इतना आसान होता क्रिस्टल, तो हर कोई इसे आसानी से पार कर लेता और जीत भी जाता, बिना लड़े, बिना कुछ किए। मोहब्बत तो एक ऐसा महारथी है जो अपना सारथी खुद चुनता है। वो प्यार ही क्या क्रिस्टल, जिसमें स्ट्रगल ना हो, दर्द ना हो, रोमांच ना हो, लड़ना भिड़ना ना हो, मारपीट ना हो। इसीलिए लड़ने दो उसे, हमें बस उसके पीछे रहकर उसे प्रोटेक्ट करना है। बाकी सब उसकी किस्मत पे छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा। बिलीव करो उस पे, अपने बेटे पे, और अगर हो सके तो थोड़ा मुझ पे भी। हाँ, क्रिस्टल इस बार भी ल्यूमिन की बात सुनकर बस मुस्कुरा देती है। सच में उसके हस्बैंड को पता है कि उसका मूड कैसे लाइट करना है, उसको कैसे अपनी बात समझानी है।
क्रिस्टल वैसे ही मुस्कुराते हुए बोलती है, तुम्हें पता है ल्यूमिन, तुम दुनिया के बेस्टेस्ट फादर हो और एक बेस्टेस्ट हस्बैंड भी। यू आर द बेस्ट। आई एम वेरी लकी टू हैव यू। आई लव यू। ल्यूमिन भी क्रिस्टल की बात पर बस चकल कर देते हैं और अपनी वाइफ को कंफर्टेबली हक कर लेते हैं, साइड हक, और वही रिटर्न में क्रिस्टल भी उनको हक कर लेती है। एक्चुअली ऐसा नहीं था कि सिर्फ क्रिस्टल के ही दिमाग में ये सारी बातें चल रही थी, कहीं ना कहीं ल्यूमिन भी ये सब सोच के बस परेशान हो रहे थे, क्योंकि अगर क्रिस्टल जान की माँ है तो पिता तो ल्यूमिन भी है ना। अगर जान की तकलीफ से क्रिस्टल को हर्ट होता है तो दुखता तो उनको भी है ना। आजकल वो भी यही सब सोच रहे थे कि अगर जान को उसका प्यार नहीं मिला तो क्या। जान कोशिश तो कर रहा है, पर अगर ईबो ने फिर भी उसको रिजेक्ट कर दिया तो, अगर जान डीपली हर्ट हो गया तो क्या वो जान को दोबारा वैसे वापस देख पाएंगे जैसा कि वो अभी है, चेयरफुल, हंसता खेलता हुआ। कहीं इस एक तरफा प्यार की आंधी में जान खुद को खो ना दे, कहीं गुम ना हो जाए वो। बस यही डर था उनको। कई सवाल थे उनके दिमाग में, पर यहाँ पर अगर किसी का भरोसा था तो सिर्फ वो थी उसकी किस्मत का, जान की किस्मत का। पर एक चीज के लिए ल्यूमिन श्योर है, वो जानते हैं कि ईबो भी जान के लिए कुछ ना कुछ तो फील करता है, महसूस तो वो भी करता है। ल्यूमिन ने भी ईबो की आंखें पढ़ने की कोशिश की है। उसकी आंखें शांत है, ठहरी हुई है, पर उसमें जान के लिए कंसर्न है। उन्हें पता है कि ईबो जान को कभी हर्ट नहीं करेगा, वो उसे कभी दुखी नहीं होने देगा। खैर, वो अभी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ये ईबो और जान के बीच की बात है, पर जो भी होगा वो अपने बेटे के साथ हैं और हमेशा ही रहेंगे, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। जहां क्रिस्टल और ल्यूमिन अपने बेटे के बारे में सोच सोच के परेशान हो रहे थे, वहीं उनका वो बेटा ईबो के घर में आराम से अपना पैर पसार के बैठा हुआ था। वो वहां काउच पे ऐसे फैला हुआ था जैसे कि वो उसी का घर हो, जो कि उसके अकॉर्डिंग है भी। और वो बस वैसे ही बैठे हुए अपनी इनोसेंट सी वॉइस में बोल रहा था अपनी डो वाइस के साथ, गग्गा मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता कहाँ गुम हो गई। मैंने तो पॉकेट में ही रखा था, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं नहीं जानता, सच्ची मुझे नहीं पता वो कहाँ गई, बस गुम हो गई। और ईबो जो वहीं उसके बगल में बैठा हुआ था, वो पानी का एक सिप पीने के बाद उसको डांटते हुए बोलता है, जान तुम इतना केयरलेस कैसे हो सकते हो? तुमसे अपने अपार्टमेंट की एक छोटी सी चाबी तक नहीं संभाली गई, तुमने उसे तक घुमा दी। तुम्हारे पास कोई और डुप्लीकेट की है? ओनर ने दी होगी ना तुम्हें? ईबो बोलता है, जिस पे जान इनोसेंटली वापस अपना हेड शुक करते हुए बोलता है, बिल्कुल है, पर वो घर के अंदर रखी हुई है, बाहर कौन डुप्लीकेट की लेके घूमता है? अच्छा रुको, मैं इनक्लेव ओनर से बात करता हूँ, शायद उनसे कोई मदद मिल जाए। ईबो ये बोलते के साथ ही ओनर को कॉल कर देता है। जिसे भी होता हुआ जान अपने इनोसेंट डिवाइस से बस टुकुर टुकुर देख रहा था। वहीं सामने ईबो भी ओनर से बात कर रहा था, पर ओनर ने साफ मना कर दिया कि उसके पास कोई डुप्लीकेट की नहीं है, क्योंकि अगर एक बार फ्लैट बिक जाए तो ओनर उसके बाद उसकी की नहीं रखते, और फिर वो आउट ऑफ सिटी भी आए हैं किसी इंपॉर्टेंट काम से, तो वो और अभी कोई हेल्प नहीं कर सकते। खैर, ईबो के पास अब एक ही ऑप्शन है और वो है लॉक तोड़वाने का। ईबो कॉल करता है, पर अफसोस उधर से भी रिस्पॉन्स नेगेटिव। उसने भी मना कर दिया कि वो इस समय नहीं आ पाएगा। तो अब क्या? अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जहां एक तरफ ईबो बैठा परेशान हो रहा था, ये सोच रहा था कि रूम का लॉक कैसे खोला जाए, वहीं उसके सामने बैठा जान, वो तो ऐसे ही स्माइली फेस लेके बैठा था जैसे कि उसको कोई दिक्कत ही नहीं हो रही है, कोई परेशानी नहीं है, जो कि उसे सच में नहीं हो रही थी, क्योंकि वो सच में इस समय बहुत खुश था। आखिर उसे फिर से एक बार मौका जो मिला है ईबो के साथ रूम शेयर करने का, तो वो फिर खुश क्यों ना हो। ऑफ कोर्स ये खुशी की बात है। खैर, जान तो वहीं बैठा अपने क्यूट सी चिकी से स्माइल दे रहा था, जैसे कि उसको कोई रिवॉर्ड मिलने वाला हो। और वहीं ईबो जो उसकी ऐसी स्माइल देखता है तो अपना मुंह बनाते हुए अपने मन में ही सोचता है, मैं खूब समझ रहा हूँ कि ये तुम्हारा ही किया धरा है, ये सब तुम ही ने किया है, जानबूझ के चाबी घुमा दी। रुको, अभी बताता हूँ। जिसके बाद ईबो काउच से उठते हुए जान से बोलता है, जान आज तो तुम्हारा डोर खुलने से रहा, तो एक काम करो,
उठो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, तो तुम घर ही चले जाओ, यहाँ फिर कैसे रहोगे? इसीलिए रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ तो हम लोग जा सकते हैं। जान जो वहीं बैठा मुस्कुरा रहा था, ईबू को ट्रैप करके खुद में विनर फील कर रहा था। वो जब ईबू का ऐसा फेस सुनता है तो उसका मुंह बन जाता है। उसका ऐसा मुंह बनता है कि जैसे मानो उसे किसी ने आसमान से नीचे फेंक दिया हो। जो उसका चेहरा अभी तक चिकी सी स्माइल दे रहा था, वो अभी पाउटी और ग्लूमी हो गया था। मतलब कि ये क्या है? ईबू को सच में कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल ही लेते हैं मेरे ट्रैप का। मैं तो सोच रहा था कि वह मुझे अपने घर में रहने देंगे, ये तो मुझे घर छोड़ने की बात कर रहे हैं। अरे यार, अब मैं क्या करूं? ईबो बस वहां खड़ा होकर उसी को देख रहा था, वेट कर रहा था कि जान उठे। वहीं जान को सोच रहा था कुछ बचने का तरीका, कुछ बेस्ट ऑप्शन। तभी वो वापस से बोलता है अपनी वही इनोसेंट सी ग्लूमी सी वॉइस में, अय्या गगा, दैट्स नॉट फेयर। इतनी रात में आप मुझे घर छोड़ने जाओगे? मेरे मॉम डैड डिस्टर्ब नहीं हो जाएंगे क्या? आप ना बिल्कुल अनरोमांटिक हो, आपको कुछ नहीं पता। यू नो ना दे आर कपल। मैं आपको कैसे समझाऊं? आप कुछ नहीं समझते इस बारे में। कोई बात नहीं, मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा, ओके? पर फिलहाल के लिए आप उनका वो क्वालिटी टाइम खराब नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मैं आपको नहीं करने दूंगा। आप उनको छोड़िए, आप यहाँ आइए, हम लोग भी क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। आइए जल्दी यहाँ आइए, कम। जानिबो का हाथ पकड़ के उसको इतनी जोर से खींचता है कि बस वो उसके बगल में काउच पे गिर जाता है। जिसके बाद वो वापस से उठने की कोशिश करता है, पर जान इस बार उसको उठने नहीं देता, उल्टा वो उसको पकड़ लेता है, वो उसके पास बैठ जाता है। जान छोड़ो मुझे, लेट मी गो, आई एम योर प्रो। ईबो आगे कुछ और बोलता या फिर अपनी बात को पूरा करता कि जान उससे पहले ही उसके लिप्स पे अपने फिंगर्स रख देता है और फिर उसको चुप कराते हुए बोलता है, अय्या गगा, आई नो यू आर माई प्रोफेसर। बार बार याद दिलाना जरूरी है क्या? मैं जानता हूँ कि आप मेरे प्रोफेसर हो, मैं आपका स्टूडेंट हूँ, पर अभी हम कॉलेज में नहीं हैं। अभी ना हम घर में हैं, आपके घर में, अपने घर में। और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि दैट आई लव यू, सो आई वांट टू स्पेंड सम टाइम विद यू गा। मुझे आपके साथ थोड़ा समय बिताना है गा। कांट आई डिजर्व दिस? क्या मेरा इतना भी राइट नहीं बनता गा? प्लीज। इब्बो एक बार फिर से कुछ बोलने की कोशिश करता है, पर जन फिर से उसको रोक देता है और खुद ही इस बार सीरियसली बोलता है, गगा मुझे पता है कि आप मुझे पसंद नहीं करते, आप मुझे रिच स्पॉइल्ड ब्रैट समझते हो, पर गा मैं जेन्युइनली आपसे बहुत प्यार करता हूँ, सच में। आई रियली लव यू अ लॉट। और गा आपने भी तो मुझे उस टाइम किस किया था ना, जब मैंने आपको कन्फेस किया था, तो क्या मैं सच में इतना भी डिजर्व नहीं करता गा? प्लीज थोड़ा तो मर्सी दिखाओ मुझ पे, मुझे थोड़ा सा ही टाइम अपने क्रश के साथ बिताने दो, वरना मैं आपसे मेरी स्टोलन किस का कंपनसेशन मांगूंगा, वो भी पूरे इंटरेस्ट के साथ। तो सोच लीजिए। ईबो जान से मिले हुए इस थ्रेड पर तो बस हल्का सा स्मक कर देता है, वो स्माइल कर देता है, इतना चाइल्डिश थ्रेड। और वो इस मिले हुए थ्रेड पर कुछ नहीं बोल पाता। वो जो उठने की कोशिश कर रहा था अभी तक, वो भी बस बंद कर देता है। रीजन क्या पता नहीं, शायद जान के प्यार के लिए गिल्ट, या फिर शायद खुद के लिए ही थोड़ा सेल्फिशनेस, खुद के लिए ही थोड़ी सी चोरी, क्या पता क्या था। पर जो भी हो, पर वो बस उठने की कोशिश करना बंद कर देता है, भले ही कुछ देर के लिए ही सही, पर वो जान के साथ थोड़ा टाइम बिताना चाहता था। इसीलिए वो अब कुछ नहीं बोलता, बस चुपचाप जान के बगल में बैठा रहता है। जान भी उसकी चुप्पी का मतलब हाँ समझ लेता है, क्योंकि अगर ना होता तो ईबो कब का उसके बगल से उठ गया होता, उठ के वहां से चला गया होता। इसलिए बस जान ने हाँ समझ लिया। इसके बाद दोनों काफी देर तक बातें करते हैं, जिसमें से मैक्सिमम तो जान ही बोलता है, या फिर ये कहो कि पूरे टाइम बस जान ही बोलता है। ईबो तो बस हाँ यही सब कर रहा था। और फिर इसके बाद दोनों एक साथ डिनर बनाते हैं, डिनर को एंजॉय करते हैं।
डाइनिंग टेबल पर जान अपनी फेवरेट मूवीज़ के कलेक्शन बताता है और फिर खाना ख़त्म करने के बाद दोनों एक साथ डिज्नी मूवीज़ की लॉयन किंग देखते हैं। दोनों साथ में मूवी देखते हैं, मूवी इंजॉय करते हैं। उसी के बीच में जान ईबो को कई बार टीज भी करता है, कई बार उसको चढ़ाता है, उससे फ्लर्ट करता है, जिसपे ईबो बस उसे डांटता है, उसे घूरता है और वहीं जान अपना पाउटी फेस बना के वापस से मूवी देखने लगता है और फिर कुछ देर बाद वापस से फिर से उसको चढ़ाने लग जाता है। दोनों इसी तरह से बस हंसते खेलते मूवी इंजॉय कर रहे थे, एक दूसरे की कंपनी इंजॉय कर रहे थे, एक दूसरे का साथ इंजॉय कर रहे थे, एक दूसरे के साथ उस पर्टिकुलर मोमेंट में सिर्फ सांस नहीं ले रहे थे बल्कि जी रहे थे। ईबो एक क्लोज्ड पर्सन है, उसको उसके हॉरिजॉन से बाहर निकलने में टाइम लग रहा था। वो जल्दी किसी के साथ घुल मिल नहीं पाता, पर आज उसने भी जान के साथ खुल के एंजॉय किया। वो आज हंसा, मुस्कुराया, खेला, ब्लश भी किया, इरिटेट भी हुआ, मूवी एंजॉय किया, बहुत कुछ किया उसने, लिटरली बहुत कुछ किया उसने। आज उसने अनजाने में ही सही पर उस ईबो को वापस से जी लिया जो बस ना जाने कहाँ पर कहीं अंधेरों में खो गया था। सालों बाद ईबो के चेहरे पर ठंडक नहीं थी, उसकी बजाय उसके चेहरे पर गर्माहट भरी मुस्कान है। उसकी खाली आंखों में खुशी थी, वो खुशी जो जान ने दी है। वो जान के साथ है, खुश है। जान ने आज पहली बार ईबो के चेहरे पे वो खुशी देखी है, उसकी आंखों में वो चमक देखी है। सच में उसके ईगा हंसते हुए बहुत प्यारे लगते हैं। उनकी आंखें चमकती है, हंसते हुए उनकी आंखें भर आती हैं। एक मुस्कान जो दिल छू जाए, जैसे मासूम सी दुआ किसी रूह को सुकून दिलाए। उसकी तस्वीर आंखों में बस रही है, हर धड़कन सिर्फ उसका ही नाम जप रही है। ईबोगा, ईबोगा, ईबोगा। खैर, जहां ईबो और जान एक दूसरे के साथ टाइम एंजॉय कर रहे थे, वहीं कोई और भी था जो बस कल सुबह होने का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था। और इसी तरह उसके इंतजार का वक्त खत्म हो जाता है। सूरज अपनी पहली किरण के साथ बीजिंग शहर के रात का अंधेरा खुद में समेट लेता है। सुबह हो गई थी और सुबह होते ही ईबो सबसे पहले अपना पहला काम करता है, जान के रूम का लॉक ओपन करवाता है और फिर उसके बाद जान को उठाने जाता है, जो कि ईबो के घर में बहुत ही सेफ और सिक्योर साउंडली चादर तान के सो रहा था, जैसे कि वो खुद अपने ही घर में सो रहा हो, खुद के ही बेड पर। पहले तो जान उठने में आनाकानी करता है, हमेशा की तरह ही, पर ईबो उसको उठाना नहीं छोड़ता क्योंकि कॉलेज जाने में लेट जो हो रहा था। जान भी बेचारा कोई ऑप्शन ना होने की वजह से अपना स्लकी फेस बना के बस उठ जाता है, पर सामने ईबो का चेहरा देखता है तो बस उसका मूड तो वापस से लाइट अप हो जाता है, जैसे कि उसको कोई उसका बूस्टर मिल गया हो, पावर बूस्टर, और उसकी एनर्जी डबल हो गई हो। वो वैसे ही एनर्जेटिक और चेयरफुल वॉइस में बोलता है, गुड मॉर्निंग ईगा, आई लव यू। ईबो भी जान के स्क्रीन पर रिप्लाई करते हुए बोलता है, गुड मॉर्निंग, तुम्हारे अपार्टमेंट का लॉक ओपन हो गया है तो तुम अपने रूम में जा सकते हो। जान जब ये सुनता है तो उसका मुंह बन जाता है, पर जो भी हो, इस बार तो उसे उसकी बात माननी पड़ेगी ही ना, क्योंकि कल ईबो ने जो उसकी बात मानी थी, तो अब लॉजिकली तो उसको मानना भी बनता है। ठीक है, तो वो मानेगा। तो वो बस ओके करता है, अपने बेड से उतरता है और सामने खड़ी ईबो की चिक्स पर किस करता है और वहां से बस अपने रूम में चला जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद दोनों अपनी अपनी कार से कॉलेज के लिए भी निकल जाते हैं। बीजिंग यूनिवर्सिटी में आज 2 इवेंट है, फीस्ट और गाला इवेंट। गाला इवेंट रात में होगा और उसी तरह फीस्ट अभी दिन में। फीस्ट इवेंट के लिए ग्राउंड में काउंटर्स लग गए थे, काउंटर्स पे खाना भी सजाया जा चुका था। ये फीस्ट इवेंट एक तरह से फाइनल इवेंट से पहले का इवेंट है, जिसमें सारे प्रोफेसर्स, बोर्ड मेंबर्स और साथ में ही कॉलेज के चीफ गेस्ट एक साथ फीस्टिंग करेंगे। सब इनवाइटेड हैं और फिर उसके बाद सारे स्टूडेंट्स भी फीस्ट एंजॉय करेंगे। चीफ गेस्ट के तौर पे आज बीजिंग के फेमस पॉलिटिशियन हे रूहान आएंगे और बोर्ड मेंबर्स के तौर पे हाइकोन के साथ साथ और भी 9 लोग आएंगे। कुछ मिनट्स के बाद फीस्ट स्टार्ट हो गया था। चीफ गेस्ट आ गए थे जिनका वेलकम यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर ईजा और बोर्ड मेंबर्स के साथ साथ कुछ सीनियर प्रोफेसर्स ने किया था। डायरेक्टर ईजा और चीफ गेस्ट और बोर्ड मेंबर्स को लेके मेन हॉल में जाते हैं, जहां पे चीफ गेस्ट के लिए फीस्ट ऑर्गेनाइज हुआ है।
फीस्ट का डाइनिंग टेबल एकदम सजा हुआ था। यहाँ पर हर तरह के वैरायटी के फूड्स रखे हुए थे और वहीं खड़े जूनियर प्रोफेसर्स और इवेंट इंचार्जेस भी उनका वेट कर रहे थे। हेरूहान जैसे ही मेन हॉल में पहुंचता है, वहाँ के प्रोफेसर्स और इवेंट इंचार्जेस उसका वार्म वेलकम करते हैं, जिसके बाद हेरूहान भी जाके अपनी जगह पे बैठ जाता है जो कि इंचार्जेस ने उसके लिए फिक्स की थी। और उसके साथ साथ सारे बोर्ड मेंबर्स और डायरेक्टर्स भी बैठ जाते हैं, फिर प्रोफेसर्स भी बैठ जाते हैं, जिसके बाद इवेंट इंचार्जेस उनको फूड सर्व करते हैं। सब फीस्टिंग एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। नॉर्मली सबके बीच में बात चल ही रही थी कि हेरूहान ईबो की तरफ फेस करते हुए बोलता है, जैसे मानो वो उसको काफी देर से ऑब्जर्व कर रहा हो। वो बोलता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने तुम्हें कहीं देखा है पहले। मिस्टर वांग, क्या मैं आपसे पहले भी कभी मिल चुका हूँ? I mean, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं आपको जानता हूँ। जिस पे वहीं बैठे प्रोफेसर फैंगमिंग बोलते हैं, सर दरअसल प्रोफेसर वांग हैपिंग के ब्रांच के HOD हैं। ये उस दिन भी ऑफिस में मौजूद थे जब हैपिंग को सेकंड चांस दिया गया था। ओह आई सी। हेरूहान बोलता है, नाइस टू मीट यू प्रोफेसर वांग। इस एज में तो हर बच्चा कुछ ना कुछ शरारत करता ही है। आपने भी तो किया ही होगा ना कभी, जिसकी वजह से आपकी भी डांट पड़ी होगी। हेरूहान आखिरी के वर्ड्स ईबो की तरफ देखते हुए बहुत ही डीप और मॉकिंग टोन में बोलता है, जैसे कि वो हर एक वर्ड मीन कर रहा हो। ईबो हेरूहान की बात सुनता है तो बस फॉर्मली चेहरे से स्माइल कर देता है और बस नोट करता है, पर दिमाग में उसकी कुछ पुरानी बातें क्लिक हो जाती हैं, तो बस अचानक से ही थोड़ा ऑकवर्ड सा फील करने लगता है। पर अभी वो सबके बीच में है तो खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश करता है और बस अपने चेहरे पे वही स्माइल मेंटेन किए रहता है। पर तभी फिर हेरूहान दोबारा से अपनी पेनिट्रेटिंग वॉइस में बोलता है, वैसे मुझे लगता है कि मैं तुम्हें और भी किसी वजह से जानता हूँ या कहीं देखा है। वैसे तुम्हारे डैड ने तुम्हें। हेरूहान आगे कुछ बोल नहीं जाता है कि हाइकुन जो वहीं पे बैठे थे वो उसकी बात बीच में ही काट देते हैं और बस उसकी बात को दूसरे डायरेक्शन में डाइवर्ट करते हुए बोलते हैं, मिस्टर हे, इफ यू डोंट माइंड लेट्स गो ऑन द यूनिवर्सिटी टूर। वैसे भी खाना खाने के बाद थोड़ा घूम लेना अच्छा होता है हेल्थ के लिए, क्यों है ना मिस्टर ईजाओ? हाँ बिल्कुल मिस्टर हाइकुन, दैट्स अ नाइस प्लान। बहुत अच्छा आइडिया है। इसमें हमारे इवेंट इंचार्जेस आपकी हेल्प करेंगे, आपको पूरा यूनिवर्सिटी का टूर कराएंगे। मिस्टर हे, फील कंफर्टेबल, आप कहीं गुम नहीं होंगे। डायरेक्टर ईजाओ हाइकुन की बात पे एग्री करते हुए बोलते हैं। वहीं हेरूहान को भी उनकी बात मानना पड़ता है, तो वो भी बात को एग्री करते हुए बोलता है, ओके देन, तो चलिए फिर आज हमें यूनिवर्सिटी ही दिखा दीजिए। बोवेन, जियांग, गाइड मिस्टर हे, और देखना इन्हें कोई तकलीफ ना हो। डायरेक्टर ईजाओ बोवेन और जियांग को कमांड देते हैं, जिसपे ये दोनों भी बस नोट करते हैं और रेडी हो जाते हैं मिस्टर हे को यूनिवर्सिटी का टूर कराने के लिए। इसके बाद सब टेबल से उठ जाते हैं, पर जाते जाते हेरूहान एक बार फिर ईबो की तरफ देखता है अपनी डीप गेज से और फिर वहां से निकल जाता है यूनिवर्सिटी का टूर करने और अपने साथ साथ मिस्टर हाइकुन को भी ले जाता है, क्योंकि ये ब्रिलियंट आइडिया तो उन्हीं का था। वहीं ईबो भी वहां से उठ जाता है, अपने केबिन में चला जाता है कुछ मिनट अकेला रहने के लिए, चैन की सांस लेने के लिए, क्योंकि एक तो पहले से ही उसका यहाँ रहने का कोई मन नहीं था, पर फिर भी काम के चलते उसको यहाँ रुकना भी जरूरी था। खैर, फिलहाल ईबो अपनी केबिन में है, अपनी चेयर पे बैठा है, अपने सर को पीछे टिकाए, अपनी आंखों को बंद किए बस कुछ सोच रहा है। और वही कुछ सोचते सोचते उसकी आंखों से फिर से कुछ बूंद आंसू गिर जाते हैं, जो कैसे गिर जाते हैं खुद उससे भी नहीं पता चलता, बस गिर जाते हैं। ये मेरा बेटा नहीं है, मैं इसको अपने परिवार से करता हूँ। ये मेरा बेटा नहीं है, ये फैमिली का हिस्सा नहीं है। Get out, you are murderer. जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से, you are murderer. Get out, you are murderer. जाओ यहाँ से, निकल जाओ। ये कुछ फ्लैशेस आते के साथ ही ईबो बस अपनी आंखें एक झटके के साथ खोल देता है और तभी सामने से डोर नॉक की आवाज आती है, जिसके बाद ईबो अपने फेस को पोंछता है और अपनी हैवी वॉइस को नॉर्मल करते हुए बोलता है, कम इन। डोर पे जो पियोन आया था वो अब अंदर आते हुए बोलता है, प्रोफेसर वांग, आपको डायरेक्टर ने ऑडिटोरियम में बुलाया है। ओके, तुम चलो, मैं आता हूँ। जिसके बाद पियून वहां से चला जाता है और अब ईबो अपने आप को नॉर्मल करता है और फिर ऑडिटोरियम के रास्ते वो भी निकल जाता है। ईबो ऑडिटोरियम में जाता है तो वहां पर सब मिलकर चीफ गेस्ट हेरूहान को फेयरवेल देते हैं
और फिर फीस्ट इवेंट का एंड करते हैं गाला इवेंट की अनाउंसमेंट के साथ। जान एज एन इवेंट इंचार्ज गाला इवेंट का अनाउंसमेंट करता है और गाला इवेंट का थीम कलर ब्लैक होगा ये भी अनाउंस करता है, जिसपे सारे स्टूडेंट्स बस हल्ला मचा के हाँ बोल के अपना एक्साइटमेंट दिखाते हैं। और फिर कुछ देर बाद सारे स्टूडेंट्स अपने अपने घर चले जाते हैं, जैसे कि रात में सब टाइम पे वापस आ सकें। वहीं दूसरी तरफ इस समय बीजिंग सिटी रोड पर हाइकुन अभी इस समय अपनी कार में था। सामने बैठा ड्राइवर उसकी कार को ड्राइव कर रहा था। आज यूनिवर्सिटी में अभी कुछ देर पहले जो भी हुआ वो सब उसे रुक रुक के याद आ रहा था। हे रूहान की बातें, उसके बोलने का तरीका, वो जिस तरह से ईबो को देख रहा था, वो उसकी अजीब निगाहें। ऐसा लग रहा था जैसे दो गेज का मिक्सड अप हो, दया और नफरत, सिंपैथी और हेट्रेड का मिक्सअप। पर उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि ऐसा क्यों। ये रूहान ईबो को ऐसे क्यों देख रहा था, जैसे कि वो उसे जानता हो। क्या वो ईबो को सच में जानता है? और वो बोलना क्या चाहता था? और डैड, अचानक से डैड की बात कैसे आ गई? खुआन के दिमाग में कई सवाल बस घर कर गए थे, पर उसके जवाब वो पता नहीं। कौन बताएगा? कैसे पता करूं? किससे पूछूं? किससे पूछूं? किससे पूछूं? खुआन अपने असिस्टेंट से बोलने की सोचता है कि वो पता लगाए उसके बारे में, पर वहीं उसके उलट उसे ये भी लग रहा है कि उससे कुछ नहीं मिलेगा, कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि हे रूहान एक पॉलिटिशियन है, एक पब्लिक फिगर, बहुत ही क्रिपी टाइप इंसान। और इनके जैसे पॉलिटिशियंस के लिए डिटेल छुपाना तो बहुत ही आसान है, और इन जैसे पॉलिटिशियंस के लिए अपनी डिटेल्स छुपा देना तो आम सी बात है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो अब सवाल ये है कि कैसे पता लगाया जाए। क्या मैं उनसे ही पूछूं कि वो हे रूहान को जानते हैं कि नहीं? पर वो बताएंगे? देखता हूँ, ट्राई करके देखता हूँ। हाइकुन ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके फोन पे किसी की कॉल आती है। वो कॉलर आईडी देखता है तो थोड़ा सोच में पड़ जाता है, पर वो फिर ज्यादा कुछ नहीं सोचता, वो बस फोन अटेंड कर लेता है, क्योंकि ये कोई और नहीं वही शख्स था जिसे कुआन अभी कॉल करने वाला था। वो बोलता है, लॉन्ग लिव मिस्टर वांग, मैं आपको ही याद कर रहा था अभी। यू ब्रैग्ड आई एम योर फादर, भूलो मत। अपोजिट एंड से आवाज आती है। ये अपोजिट एंड वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि हाइकुन और ईबो का फादर है, रियल फादर, जेम्स वांग, जो कि बस किसी रीजन के चलते अपने दोनों बच्चों से दूर हो गया है, या ये कह लो कि तीनों के बीच रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, और इसी वजह से इनके बीच में ज्यादा बातचीत नहीं होती। और इसी वजह से अभी जब उन्होंने खुआन को फोन किया तो खुआन एक बार सोच में पड़ गया कि उन्होंने इसको कैसे कॉल कर लिया। खैर, जेम्स वांग के इस फादर वाली बात पे तो खुआन उसको मॉक करते हुए बोलता है, तो आपको पता है कि आप हमारे डैड हैं? आपको ये याद है? मुझे तो लगा था कि आपको सिर्फ ये याद है कि आप वांग एंटरप्राइजेस के प्रेसिडेंट हैं। बस, द ग्रेट बिजनेसमैन मिस्टर जेम्स वांग। वैसे आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत ढेर सारी बधाइयाँ कि आपने एक बार फिर अवार्ड जीता, बेस्ट बिजनेसमैन का। ग्रेट, यू डिजर्व इट, यू नो। ये अवार्ड सिर्फ आप ही डिजर्व करते थे, कोई और नहीं। एनीवे, बताइए कैसे याद किया आपने? हाइकुन, माइंड योर टंग, जुबान संभाल के बात करो। आई एम योर डैड, भूलो मत ये बात। अपोजिट एंड से जेम्स वांग ऊंची आवाज में बोलता है, जिसपे हाइकुन एक बार फिर चकल कर देता है। ओह रियली? मुझे तो याद है ये मिस्टर वांग कि आप मेरे फादर हैं, आप हमारे फादर हैं, पर क्या ये आपको खुद को याद है कि आप आखिर हमारे फादर हैं? आप भी एक बाप हैं, तो कॉल्ड डैड। वैसे आखिरी बार आपने एक फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कब पूरी की थी डैड? मुझे तो याद नहीं है, क्या आपको ये याद है? कुछ याद दिलाइए मुझे। कुआन गुस्से में बोलता है, जैसे कि उसके दिल में बहुत कुछ भरा हो, बहुत कुछ भरा हो। उसके अंदर बहुत गुस्सा भरा था, पर वो अभी ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, क्योंकि वो जानता है कि उसका कुछ फायदा नहीं है। ये इंसान पत्थर दिल है, ये कभी कुछ नहीं समझता। वो वापस बोलता है, छोड़िए, जाने दीजिए, मैं अपना मूड खराब नहीं करना चाहता। आप बताइए कि आपने फोन क्यों किया है? कुआन डायरेक्ट पॉइंट की बात पूछता है, क्योंकि ये किसी वजह से ही फोन किए हैं, जिसपे जेम्स वांग भी बिल्कुल सीधा पॉइंट पे आते हुए बोलते हैं,
मैं उस अनग्रेटफुल चाइल्ड से मिलना चाहता हूँ। जेम्स वांग बिना कुछ बहस के सीधा स्ट्रेट अपनी बात बोलता है, जिसे सुनकर तो क्वन और भी ज्यादा चिढ़ जाता है। पहले तो ये मिस्टर वांग कि वो अनग्रेटफुल चाइल्ड भी आपका बेटा है, मेरा भाई है। और दूसरा, खैर छोड़िए, फिजूल है आपसे बात करना, आपको समझाना, क्योंकि आपको वो समझ में नहीं आएगा। फिलहाल आप सीधा ये क्यों नहीं बताते कि आपको क्या काम है उससे, आपको उससे क्यों मिलना है? मुझे उससे क्यों मिलना है ये मैं सीधा उसी को मिलकर बताऊंगा, तो तुम उसको बोल देना कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। दैट्स इट। अगर आपको उससे इतना ही जरूरी काम है कि वो आप मुझे नहीं बता सकते, डायरेक्ट उसी को बताना है, तो आपने मुझे क्यों कॉल किया है? सीधा जाके उसी से बात कर लीजिए। मैं कौन होता हूँ बीच में बोलने वाला? पर हाँ, एक वार्निंग मैं आपको जरूर देना चाहूंगा मिस्टर वांग, कि अगर आपकी वजह से दोबारा मेरा भाई हर्ट हुआ या फिर उसको कुछ भी हुआ, तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, भले ही उसके बाद मुझे जेल ही क्यों ना जाना पड़े। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको और आपके इस सो कॉल्ड एम्पायर को बर्बाद कर दूंगा। सो मेक योरसेल्फ रिमेंबर दिस मिस्टर वांग। तो तुम उस पीस ऑफ शिट के लिए मुझे वार्निंग दे रहे हो, अपने फादर को? मिस्टर वांग, वो पीस ऑफ शिट नहीं, मेरा भाई है, मेरा भाई। और नहीं, मैं वार्निंग नहीं दे रहा, मैं जो कह रहा हूं मैं वो करूंगा। और मिस्टर वांग, मैं वार्निंग अपने डैड को नहीं दे रहा हूं, मैं उस शख्स को दे रहा हूं जिसने हमारी फैमिली को तोड़ दिया, बर्बाद कर दिया अपने झूठे घमंड और अक्कड़ की खातिर। खैर छोड़िए, आप ये बताइए कि क्या आप हेरुहान को जानते हैं? क्वन अपना सवाल करता है, जिसपे जेम्स वांग बोलता है, और तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो? जेम्स वांग बोलता है। जेम्स वांग जवाब देने की बजाय उल्टा सवाल करता है, जो कि हमेशा से ही उसकी आदत है, जिसपे हाइकुन और भी ज्यादा चिढ़ जाता है और वो बस मना करते हुए बोलता है, रहने दीजिए मिस्टर वांग, अगर आप मुझे नहीं बताना चाहते तो मैं आपसे नहीं पूछूंगा, मैं खुद ही जान लूंगा। पर मैं जानूंगा जरूर। मैं फोन रखता हूँ। क्वन जेम्स वांग की टोन से समझ गया था कि वो उसको कुछ नहीं बताने वाले, तो बस इसीलिए वो भी उसको ज्यादा फोर्स नहीं करता और बस इतना बोल के फोन रख देता है। और फिर खुद में ही सोचता है, मुझे ही किसी तरह से पता लगाना पड़ेगा। क्वन अपने मन में ही सोचता है और बस ड्राइवर को कमांड देता है कि कार को घर की तरफ टर्न कर लो, क्योंकि अब उसका ऑफिस जाने का कोई मूड नहीं है। जिसकी बात को फॉलो करते हुए वो ड्राइवर भी बस कार को मोड़ लेता है। वहीं अब दोपहर से शाम हो गई थी, बीजिंग यूनिवर्सिटी भी रेडी हो गई थी, पूरी तरह से चमक गई थी आज की गाला पार्टी के लिए। आज यहाँ गाला नाइट है, एक ऐसा इवेंट जिसका पूरी यूनिवर्सिटी को बेसब्री से इंतजार था। चारों ओर लाइट्स, कैंडल्स, झूमर, दीप स्तंभ सब लगाए जा चुके थे। ब्लैक कलर के लेविस स्ट्रिप्स भी सज गए थे। रेड रोजेस और कार्नेशन फ्लावर्स भी ब्यूटीफुली डेकोरेट कर दिए गए थे। ग्राउंड पर रेड कारपेट भी बिछाई जा चुकी थी। ड्रिंक्स, स्नैक्स और डेजर्ट्स के काउंटर भी रेडी हो गए थे। ड्रिंक्स ट्रेज में सजाई जा चुकी थी, बिल्कुल रेडी टू सर्व। वहीं स्टेज पर पीछे एलईडी स्क्रीन भी लगा हुआ था, जिसपे वाइब्रेट ग्राफिक एनिमेशंस चल रहे थे और स्टेज पर एक मजबूत और आकर्षक साउंड सिस्टम का भी बंदोबस्त किया गया था, जो कि म्यूजिक की धुन पर सबको नाचने के लिए मजबूर करने में सक्षम था। वहीं मेन गेट पर एक काउंटर भी बना हुआ था, जिसपे ढेर सारे ब्लैक डिजाइनर मास्क रखे हुए थे और बगल में ही एक मास्क स्टेशन भी था, जहां पे अपने डिमांड के अनुसार, अपनी चॉइस के अनुसार खुद ही मास्क बनाए जा सकते थे। खैर, कुछ देर बीतने के बाद धीरे धीरे लोग आना स्टार्ट हो जाते हैं। धीरे धीरे ग्राउंड भी भरने लगता है। चारों ओर चहल पहल स्टार्ट हो गई थी लोगों की। वेटर्स ड्रिंक्स और स्नैक्स सर्व करने लगे थे और जो भी गेस्ट आ रहे थे, जैसे कि प्रोफेसर्स, स्टूडेंट्स, उनके पार्टनर्स, वो सारे बस एक एक करके सबसे पहले अपने ब्लैक मास्क उठा रहे थे, उसको पहन रहे थे और उसके बाद अंदर जा रहे थे। उसके बाद ही उन लोगों को एंट्री मिल रही थी। उसी में जान और उसके दोस्त भी आ गए थे अपनी अपनी डेट के साथ। सबको कहीं ना कहीं से एक ना एक लड़की मिल ही गई थी और इन सब में सबसे अच्छी तो चैंग को मिली थी, कोई और नहीं, खुद अलीना। आज की इस पार्टी में उसकी डेट अलीना थी। थोड़ा वियर्ड था पर सच यही था। जान ने अपना ब्लैक टक्सीडो पहन रखा था, चेहरे पे ब्लैक डिजाइनर मास्क भी लगाए हुए था। वो ब्लैक डिजाइनर मास्क उसके चेहरे पे प्रॉपर सूट कर रहा था, वो उसके लुक्स के साथ मैच कर रहा था।
जान की पर्सनैलिटी पे उसका वो ब्लैक टक्सीडो सूट सच में ब्रेथ टेकिंग लग रहा था और उसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रही थी उसकी वो हिप्नोटिक स्माइल, पिंक ग्लॉसी लिप्स के नीचे वो ब्लैक मूल और साथ ही उसकी वो ब्राउन डो ग्लिटरी आईज जो कि बहुत ही ज़्यादा चमक रही थी। वो आज इस गाला पार्टी नाइट में इतना अट्रैक्टिव लग रहा था कि कोई भी उसको बस एक बार देख ले तो वो खुद को भी भूल जाए, सब कुछ भूल जाए। पर फिलहाल जाने से मैं खुद को ही भूला हुआ खड़ा था क्योंकि अभी सब आ गए थे, सबके सब आ गए थे, पर ईबो का ही अभी तक नहीं आए थे। दरअसल वो जब से आया है उसकी नजरें हर जगह सिर्फ एक ही इंसान को ढूंढ रही हैं, पर वो इंसान है कि दिख ही नहीं रहा है कहीं। जान एनॉय फील करते हुए बोलता है, अरे यार गा ऐसे कैसे कर सकते हैं, ऐसे कैसे लेट हो सकते हैं। वो मुझसे कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबल बनो, टाइम पे चीजें करो, तो खुद देखो प्रोफेसर होने के बावजूद भी लेट। सच में कितने इनरिस्पॉन्सिबल हैं। जल्दी आओ ना, कहाँ हो। वहीं शुआन जो जान के बगल में ही खड़ा था वो जान को इतना परेशान नोटिस करता है तो उसको रिलैक्स कराते हुए बोलता है, डोंट वरी डूड, आ जाएंगे ब्रदर इन लॉ, इतना क्यों परेशान हो रहे हो, चिल करो, भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। पर कब आएंगे शुआन, जब पार्टी ओवर हो जाएगी तब? इतनी देर हो गई है, कुछ देर में डांस स्टार्ट होने वाला है और वो अभी तक नहीं आए। ऐसे कैसे कर सकते हैं? वो सबको सिखाते हैं कि टाइम पे काम करना चाहिए और खुद देखो, सच में हमसे ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल तो वो खुद हैं। कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं है उनके पास। जन डिसअपॉइंटली अपना सर नीचे करते हुए बोलता है। वहीं शुआन आगे कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी उसकी नजर सामने गेट पे जाती है तो वो एक्साइटेड होते हुए बोलता है, सान अब तो खुश हो जाओ, सामने देखो ब्रदर इन लॉ आ गए, सी। जान शुआन की आवाज सुनता है तो वो भी सामने गेट की तरफ देखता है और जैसे ही वो सामने देखता है तो उसका चेहरा फिर से लाइट अप हो जाता है, वो फिर से चेयरफुल बन जाता है, बिल्कुल सूरज जितनी चमक आ जाती है उसमें, उसके ईगा आ गए। वाओ, इस हैंडसम पर्सनालिटी को देखकर तो वो बस वहीं खड़ा खड़ा थम सा जाता है। ईबो सच में इस समय बहुत ही ज्यादा मेस्मराइजिंग लग रहा था। वहीं ईबो का हाल भी कुछ अलग नहीं था। वो जैसे ही अंदर आता है और जान की एंजेलिक ब्यूटी को अपने सामने कुछ दूरी पे देखता है तो बस वो भी चलते चलते रुक जाता है। वो भूल ही जाता है कि उसे आगे भी बढ़ना है, बस वहीं खड़ा रह जाता है। खैर, दोनों ही वहां खड़े एक ही जोन में चले गए थे, दोनों ही एक दूसरे को एडमायर कर रहे थे कि तभी पीछे से ईबो की पार्टनर मैंगजी भी आ जाती है और वो आते ही उसको उसके जोन से बाहर निकालती है, उसको आवाज देके बुलाती है, प्रोफेसर वांग, आर यू ओके, हम लोग अंदर चलें? जिस पे ईबो वो आई कांटेक्ट तोड़ते हुए नर्वसली बोलता है, या बिल्कुल, आई एम ओके मिस जी, लेट्स गो। जिसके बाद वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। वहीं शुआन भी जान को उसके जोन से निकालने के लिए उसको टीज करते हुए बोलता है, हे जान, क्या मैं तुम दोनों के लिए एक रूम बुक कर दूं? जान शुआन की बात सुनता है तो वो खांसते हुए बोलता है, व्हाट? अरे ब्रदर इन लॉ और तुम एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे आई डिवोर कर रहे हो यहीं पे, तो मुझे लगा कि तुम दोनों की हेल्प कर दूं। यहाँ प्रॉब्लम हो रही होगी ना भीड़ में, बस इसीलिए पूछा। शुआन जान को टीज करते हुए अपनी बात को क्लियरिफाई करते हुए बोलता है। वहीं जान जब शुआन का रीजन सुनता है तो वो और ज्यादा ब्लश कर देता है। वहीं शुआन को एक और मौका मिल जाता है जान को दोबारा से टीज करने का, तो वो इस बार शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ उसको टीज करते हुए बोलता है, ओह माय हेवन, मतलब शेमलेस बनी शर्माना भी जानता है। ओह वाओ, ये तो ब्रेकिंग न्यूज है, मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे डालना चाहिए, है ना? वाओ, हाँ, लव इज इन एयर। शट अप शुआन, लेट्स गो, और तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, जान अपने ब्लशिंग फेस के साथ बोलता है। और इसके बाद ये दोनों भी चैंग यूबिन और फेंशिंग के पास चले जाते हैं बार काउंटर पे, जहाँ वो लोग पहले ही से बैठे हुए थे। वहीं ईबो भी अपने कलीग से मिलने चला जाता है, वो सारे कलीग से मिलता है जो भी उस समय वहाँ पे मौजूद थे। और इसके बाद वो क्वेनगा के पास चला जाता है उनसे बात करने के लिए। ईबो उनसे बात ही कर रहा था कि तभी उसकी नज़र सामने बार काउंटर पे खड़े जान पे पड़ती है, जो कि अपने दोस्तों के साथ खड़ा था और दो लड़कियों से बातें कर रहा था, या ये कह लो कि उनसे फ्लर्ट कर रहा था, क्योंकि उनमें से एक लड़की ऐसी थी जो जान के चेहरे पे सिडक्टिवली अपने फिंगर से केयर कर रही थी और साथ में उसे कुछ बोल भी रही थी। और वहीं वो जान, वो तो फ्लर्टी स्माइल कर रहा था, उससे मुस्कुरा रहा था।
ये सब देखकर तो ईबो के ब्लड का थर्मल टेम्परेचर राइज हो जाता है। एक्चुअली बार काउंटर पे जान अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, उनसे बातें कर रहा था, उनके साथ मस्ती कर रहा था कि तभी वो ध्यान देता है कि वहीं उसके बगल में खड़ी दो लड़कियां बातें कर रही हैं, जो कि किसी और के बारे में नहीं, ईबो के बारे में है। वो ईबो के बारे में बोल रही हैं। तो वो बस थोड़ा कंसंट्रेट करके सुनने लगता है। उसमें से एक लड़की बोलती है, यार प्रोफेसर वांग आज देखो कितने हॉट और सेक्सी दिख रहे हैं। काश यार वो प्रोफेसर ना होते, तो आज मैं उन्हें प्रपोज कर देती सच में। उस लड़की के साथ वाली लड़की ईबो को देखते हुए एग्री करते हुए बोलती है, यार सिस अभी मैंने भी देखा है उन्हें, ही इज रियली लुकिंग डैम हॉट टुडे। एक बार के लिए तो मैं भी भूल गई थी कि वो अपने प्रोफेसर हैं। मैं सच में उन्हें स्टूडेंट समझ रही थी। वो तो सच में ही चलता फिरता डिजास्टर है। वहीं जान जो इन लड़कियों की बात सुनता है तो वो ट्रिगर हो जाता है, तो वो उनके पास जाता है और उनको थोड़ा एटीट्यूड में बोलता है, हे गर्ल्स, प्रोफेसर वांग के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। हाँ बिल्कुल। आर यू फीलिंग जेलस स्वीट हार्ट कि हम प्रोफेसर वांग के बारे में बातें कर रहे हैं? वो पहली वाली लड़की जान के चिक्स पे केयर करते हुए अपनी फ्लर्टियस वे में बोलती है, ओह नो नो नो, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आई एम नॉट फीलिंग जेलस। वाई वुड आई? भला मैं क्यों जेलस फील करूँगा? ही इज माइन एनीवे। लास्ट वाला वर्ड जान इतने धीमे से बोलता है कि वो लड़कियां सुन नहीं पाती। तो वो दूसरी लड़की पूछती है, तो वो बस दूसरी लड़की उससे कंफ्यूजन में पूछती है, क्या कुछ बोला तुमने? क्या बोला तुमने? हाँ एक्चुअली कहना ये था मुझे कि प्रोफेसर वांग पहले से ही कमिटेड हैं, तो उन पर ट्राई करना बेवकूफ़ी होगी, राइट? मुझे नहीं लगता ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। आप चाहें तो इसको एडवाइस समझ के रख सकती हैं। यू नो ना, आई एम योर वेल विशर। दोनों ही लड़कियां जान की बात सुन के थोड़ा उदास हो जाती हैं, पर वो वापस से फ्लर्टियस वे में बोलती हैं, तो फिर कैन आई ट्राई ऑन यू देन? तुम भी कम हैंडसम नहीं हो। यू आर ऑल्सो लुकिंग टू हॉट यू नो। जान भी उनसे उन्हीं की तरह फ्लर्टियस वे में बोलता है, यू नो वॉट, यू कैन ट्राई ऑन मी। मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा, पर उससे पहले मुझे तुम्हें एक सीक्रेट बताना है, टॉप सीक्रेट। उनमें से एक लड़की एक्साइटमेंट दिखाते हुए कंफ्यूजन में पूछती है, जैसे कि पता नहीं कौन सा बड़ा सीक्रेट मिलने वाला है उन्हें। वहीं जान उसके कान के करीब अपना फेस लाके बहुत ही धीमे से विस्पर करते हुए बोलता है अपने फ्लर्टियस अंदाज में, सीक्रेट इज बिकॉज दैट बॉयफ्रेंड इज मी, क्योंकि वो बॉयफ्रेंड खुद मैं हूँ। जान की यही सारी हरकतें वहाँ कुछ दूरी पे खड़ा ईबो देख रहा था, और उसने अपने हाथ में पकड़े उस रेड वाइन के ग्लास को इतनी जोर से क्लंच कर लिया था कि वो थोड़ा और प्रेशर देता तो वो ग्लास फूट जाता। उसके दिल में इस समय एक स्ट्रेंज सी फीलिंग हो रही थी, बहुत अजीब सी, जेलसी जैसी। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो खुद में ही मबल करते हुए बोलता है, ये कितना ज्यादा शेमलेस है। ईबो ने ये इतने धीमे बोला था कि किसी को भी उसकी आवाज नहीं सुनाई दी थी, किसी ने भी नहीं सुनी थी। पर पता नहीं क्यों खुअनगा के कान ही एक्सेप्शन कैटेगरी में आ जाते हैं। खुअनगा जो वहीं ईबो के बगल में ही खड़े थे, वो ईबो की इतनी धीमी आवाज भी सुन लेते हैं, और वो सोचते हैं कि ये किससे बोल रहा है। तो वो ईबो के गेज के डायरेक्शन को फॉलो करते हैं, और सच में सामने देखकर तो उनकी हंसी छूट जाती है। पर फिर भी वो अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए ईबो को थोड़ा टीज करने की सोचते हैं, तो वो उसे वही करते हुए बोलते हैं, उसके कान के पास एकदम विस्पर करते हैं, ओह तो माय बेबी ब्रदर इज फीलिंग जेलस, हाँ? ईबो जब अपने बगल में ये आवाज सुनता है तो उनकी तरफ फेस करते हुए इरिटेशन में बोलता है, नो आई एम नॉट जेलस का, व्हाई वुड आई? ही इज ओनली अ शेमलेस क्रिएचर, दैट्स इट। मैं उस शेमलेस क्रिएचर को नहीं देख रहा। इतना बोलते के साथ ही वो अपने हाथ में पकड़ा हुआ वो रेड वाइन का ग्लास एक ही घूंट में पूरा खाली कर देता है, और ग्लास को वहीं खड़े वेटर के ट्रे पर रख देता है और बस गुस्से में वहां से चला जाता है। वहीं कुआन भी ईबो की रिएक्शन देख के बस चकल कर देते हैं, और फिर इसके बाद वो भी चले जाते हैं दूसरे डायरेक्शन में बाकियों से मिलने के लिए। वहीं ईबो जो पहले ही जान की हरकतों की वजह से एनॉय फील कर रहा था, वो हायगुन की बात से और भी ज्यादा ट्रिगर हो गया था। वो बस वहां से स्पीड में निकलकर कॉरिडोर की तरफ आ जाता है और बस यहाँ पे घूमने लगता है फ्रेश एयर में। कॉरिडोर के इस साइड इस समय कोई भी नहीं था, यहाँ सिर्फ ईबो अकेला ही घूम रहा था,
क्योंकि सारे लोग इस समय मेन हॉल में थे ना, पार्टी एंजॉय कर रहे थे, बस इसीलिए। वहीं ईबो भी अननोइंग फील कर रहा था, वो बस खुद में ही बोले जा रहा था। अभी कल तक तो मेरे पीछे पीछे घूम रहा था, कह रहा था कि मुझे लव करता है, और अब देखो किसी और के साथ फ्लर्ट कर रहा है। ये सच में ही शेमलेस है, इसका कुछ नहीं किया जा सकता। ईबो वहाँ खुद में ही बोले जा रहा था कि तभी वहाँ कोई पीछे से आके उसको हक कर लेता है, और इससे पहले कि ईबो उसको कुछ रिस्पॉन्स कर पाता, उससे पहले ही उसके कान में एक सॉफ्ट सी विस्पर होती है, आप यहाँ क्यों आ गए का? तुम छोड़ो मुझे, ये कॉलेज है, कोई देख लेगा। ईबो तुरंत ही उसके हक से बाहर आते हुए बोलता है। वहीं जान बोलता है, वो मैं कैसे कर सकता हूँ, वो तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा, आपको छोड़ना इम्पॉसिबल है। तुम काउंटर पे उन लड़कियों के साथ क्या कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले? ईबो इरिटेट होते हुए बोलता है, जिस पे जान उसका जवाब देने की बजाय अपना खुद में ही स्माइल करने लगता है, और वही करते हुए बोलता है, ओ माय माय, तो कब फाइनली मेरे लिए जेलस हुए? हाँ, आई लाइक इट, बट आपको मेरे लिए जेलस होने की जरूरत नहीं है, मैं पूरी तरह से आपका हूँ, सच्ची वाला सच्ची, पक्का वाला पक्का, आई एम ऑल योर्स। जिस पे ईबो उसकी बात पर डिनाइल करते हुए बोलता है, शट अप, कौन जेलस? मैं बिल्कुल भी जेलस नहीं हूँ, और मैं क्यों हूँगा जेलस? तुम्हें जो करना है जाओ करो, जाओ यहाँ से। अयो गगा, डोंट बी लायर, मुझे दिख रहा है कि आप जेलस हो, देखो आपकी नोज भी रेड हो गई है। जब कोई जेलस होता है ना तो उसकी नोज रेड हो जाती है, देखो देखो आपकी नोज रेड है। वहीं जान के इस कंप्लेंट पे ईबो अपनी नाक को टच करके उसको नॉर्मल करने की कोशिश करने लगता है। वहीं जान जब ईबो का ऐसा रिएक्शन देखता है तो वो बस हंस देता है, वो बस उसके नाक पे एक जेंटली क्विक स्मूच करता है, और वही हंसते हुए बोलता है, यू आर टू क्यूट गागा, आई रियली वॉन्ट टू एडोर यू। एनीवे, मैं वो बाद में कर लूंगा, अभी चलिए डांस स्टार्ट होने वाला है, लेट्स गो। चलिए। जिसके बाद जान ईबो का हाथ पकड़ के बस उसे वापस मेन हॉल में ले आता है, और वहीं ईबो भी इस बार बिना कुछ बहसबाजी किए उसके पीछे पीछे उसके साथ चला आता है। इस समय मेन हॉल में म्यूजिक प्रोफेसर जैक्सन स्टेज पे खड़े हुए थे, वो अपनी तेज आवाज में अनाउंसमेंट कर रहे थे। सो माय डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड डियर कलीग्स, जैसा कि मुझे दिख ही रहा है कि आप सब लोग इस पार्टी में बहुत एंजॉय कर रहे हैं ना? जिस पे वहाँ प्रेजेंट सारे स्टूडेंट्स वैसे ही बहुत तेज चिल्लाते हैं अपनी पूरी जोश के साथ। जी सर, बिल्कुल, हाँ हम कर रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है सर, ये पार्टी बहुत अच्छी है। जिसके बाद जैक्सन वापस से अपनी अनाउंसमेंट शुरू करता है। बिल्कुल, आप सबका जोश बता रहा है कि आप इस पार्टी को कितना एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छे। तो अब हम सब मिलकर इस पार्टी में और 4 चांद लगाते हैं और जान डालते हैं ब्यूटीफुल से वर्ल्ड डांस के साथ। आई होप कि आप सबके पास आपके खुद के पार्टनर्स होंगे ही। सो गाइस, आर यू ऑल रेडी फॉर द डांस? जिसपे सारे स्टूडेंट्स एक बार फिर बिल्कुल उसी जोश के साथ उतने ही तेज हल्ला मचाने लगते हैं, इनफैक्ट उससे भी ज्यादा तेज हल्ला मचाने लगते हैं, पूरा हॉल गूंजने लगता है। बिल्कुल प्रोफेसर, हम लोग रेडी हैं, बिल्कुल प्रोफेसर। वहीं जैक्सन भी उतनी ही तेज से वापस से अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है, तो आज की शाम आपके और आपके पार्टनर्स के नाम, लेट्स स्टार्ट मास्करेड बॉल पार्टी। प्रोफेसर जैक्सन के अनाउंसमेंट खत्म होने के साथ ही हॉल का बैकग्राउंड ब्लैक हो जाता है, और साथ में ही एक सूदिंग सा म्यूजिक भी प्ले होने लगता है। हॉल का पूरा माहौल रोमांटिक बना दिया गया था, रोमांटिक वाइब्स क्रिएट कर दिए गए थे। सारे गेस्ट डांस करने के लिए अपने पार्टनर्स के साथ स्टेज पर भी आ गए थे। उन्हीं में जान और उसके दोस्त, सारे प्रोफेसर्स, सब अपने अपने पार्टनर्स के साथ अपनी अपनी पोजीशंस में खड़े हो गए थे। डांस फ्लोर पर छोटे बड़े सर्कल्स बन गए थे, जिसमें सारे कपल्स अपने अपने पार्टनर्स के साथ खड़े हो गए थे। उन्हीं के बीच जान और ईबो भी अपने अपने पार्टनर्स के साथ खड़े हो गए थे। डांस शुरू हो गया था। सबके सब बस एक दूसरे के साथ एक दूसरे की कदम से कदम मिला रहे थे, म्यूजिक को एंजॉय कर रहे थे, उसको फील कर रहे थे। और फिर कुछ देर बाद म्यूजिक बदलता है, और म्यूजिक बदलने के साथ ही बदलते हैं सबके पार्टनर्स चेंज हो जाते हैं, स्विच कर जाते हैं। और तभी जान को भी मौका मिल जाता है, वो भी इंस्टेंट ही बिना मौका गवाए अपना पार्टनर चेंज कर लेता है, और बस अचानक से ही ईबो के सामने आके खड़ा हो जाता है। और अब जान और ईबो एक दूसरे के सामने खड़े थे, एक दूसरे के डांस पार्टनर्स थे। जान अपनी वही प्यारी सी स्माइल के साथ ईबो के सामने अपना हाथ बढ़ा देता है, उसका हाथ मांगता है डांस करने के लिए। ईबो का, मे आई हैव दिस डांस विद यू प्लीज, मुझे अपना हाथ दीजिए।
पता नहीं ये किसका असर था, माहौल का नशा था या फिर जान की इस हिप्नोटिक सी स्वीट सी स्माइल का। ईबो जान को अपना हाथ देने से खुद को रोक नहीं पाता। वो बस अपना हाथ आगे बढ़ा देता है, जिसे जान भी उसी स्माइल के साथ बहुत ही सिक्योरली बस होल्ड कर लेता है, जैसे कि उस पर्टिकुलर मोमेंट में वो ये अश्योर कर रहा हो कि मैंने आपको होल्ड कर लिया। आज आपने सिर्फ अपना हाथ मुझे नहीं दिया, खुद को भी दे दिया। अब आज के बाद आप सिर्फ मेरे हो, जिंदगी भर के लिए। जिंदगी भर के लिए मैंने आपके इस हाथ को थाम लिया, आपको थाम लिया। अब मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी सिचुएशन हो। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, आपको इसी तरह से होल्ड किए हुए। जान ईबो का हाथ पकड़ने के बाद उसे अपने होठों के करीब ले जाता है और बहुत ही जेंटली बस हल्का सा स्मूच कर लेता है, बिल्कुल सॉफ्ट फेदरली किस। वहीं ईबो जान के इस एक्शन को देखता है तो थोड़ा एम्बैरेस्ड फील करने लगता है और बस अगल बगल देखने लगता है लोगों को कि कहीं किसी ने उन्हें देख तो नहीं लिया। पर थैंक्स टू दिस डिम लाइट कि किसी ने उन्हें नहीं देखा था, सब अपने अपने पार्टनर्स के साथ डांस करने में बिजी थे। जान, हम इस समय कॉलेज में हैं, तुम पागल हो क्या? यहाँ मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ, भूलो मत। सबके सामने ऐसे कैसे तुम? कुछ मत सोचो, फिलहाल बस मुझे देखो, मैं पार्टनर हूँ आपका। और फिर ये तो प्यार करने का नियम ही है ना गा, और इस वर्ल्ड डांस का भी। अपने पार्टनर को, अपने प्यार को खुद से ऊपर रखना, उसको ऑनर देना, उसकी रिस्पेक्ट करना। मैं भी तो वही कर रहा हूँ ना गा। आपको रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, आपको ऑनर दे रहा हूँ, आपसे प्यार कर रहा हूँ। आप ही तो कहते हो ना गा कि रिस्पॉन्सिबल बनो। देखो मैं कितना रिस्पॉन्सिबल हूँ। मुझे पता है कि मुझे अपने पार्टनर के साथ कैसे ट्रीट करना है। वैसे ना गा, मुझ जैसा लड़का आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसीलिए थैंक यू गा, थैंक यू कि आपने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। आई लव यू। जान, मैंने कब? हाँ ठीक है, अभी डांस में कर लिया है ना, इसी तरह बाद में भी कर लेना। ये दोनों इस समय म्यूजिक की बीट को फॉलो कर रहे थे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे और साथ ही बातें भी किए जा रहे थे। जान के होठ ईबो के कान के पास थे, वो बस उसके कान में विस्पर किए जा रहा था। उसने अपने दोनों हाथ ईबो के गले में डाल रखे थे और वहीं ईबो ने भी अपने दोनों हाथों को जान की कमर पे टिका रखे थे और बस ऐसे ही एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिला रहे थे। बिल्कुल स्लो से स्टेप थे। इस हॉल का माहौल इस समय एकदम मदहोश करने वाला हो गया था। वहीं जान वापस से ईबो की कान के पास अपनी धीमी आवाज में एक बार फिर विस्पर करता है, मैं आपसे एक बात बोलूं क्या? आप कब मुझे अपना लाइफ पार्टनर एक्सेप्ट करोगे गा? मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। प्लीज गा, प्लीज मेरे हो जाओ, प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो। मैं सच में आपका इंतजार कर रहा हूँ गा। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता गा, कब किसके साथ क्या हो जाए कुछ पता नहीं होता। ये ऐसा ना होगा कि मैं बस आपका इंतजार करते करते ही मर जाऊं। वैसे मुझे इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईबो जो जान के साथ उसके इस इम्ब्रेस में खोया हुआ था, डांस कर रहा था, वो जब आउट ऑफ ब्लू उसके मुंह से ये आखिरी के कुछ शब्द सुनता है तो बस अचानक से ही होश में आ जाता है और अपने आप से उसको अलग करते हुए उसकी आंखों में आंखें मिलाकर उसको गुस्से में डांटते हुए बोलता है, जान शट अप, ये सब क्या बकवास बोले जा रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? ज्यादा ड्रिंक कर लिया है क्या तुमने? कोई भी सेल्फ कंट्रोल नहीं है तुम्हारे मुंह पर, कुछ भी बोल देते हो बस। अब शांति से डांस पे फोकस करो। ईबो जान की ऐसी बात सुनता है तो उसके दिल में हल्की सी पिंग सी होती है। पता नहीं क्यों, पर उसके दिल में एक अचानक से बहुत अजीब सा दर्द होता है, अजीब सा एहसास, कुछ बेचैनी सा, एक नेगेटिव सी वाइब फील होती है उसे, जैसे कि उसको डर लग रहा हो, डर का एहसास। ईबो इसी वजह से उसे बस गुस्से में डांट देता है और चुप करा देता है, जिसे जान भी बस हल्की सी मुस्कुराहट के साथ फिलहाल के लिए तो चुप हो जाता है और वापस से डांस मूव में ईबो के साथ खो जाता है। इस समय इन दोनों ने फिर से अपने डांस मूव चेंज कर लिए थे। इस बार ईबो का एक हाथ जान के हाथ में था,
जान का दूसरा हाथ ईबो के शोल्डर पे था और उसी तरह से ईबो का दूसरा हाथ जान की वेस्ट पर। जान इस समय शांत था, पर ज्यादा देर तक नहीं। वो देख रहा था कि ईबो उसकी बात से गुस्सा हो रहा है, तो वो अपने बीच का टेंस माहौल लाइट करने के लिए एक बार फिर से चकल करते हुए बोलता है, अरे मेरे हैंडसम ईगा, बिल्कुल भी चिंता मत करो आप, बिल्कुल भी गुस्सा मत हो मेरे से। आपका ये लव सिक लवर आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला। आप खुद भी भगाओगे ना, फिर भी नहीं जाऊंगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जब तक मैं हूं तब तक हम साथ रहेंगे। मैं आपके साथ रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, समझे? तो अब स्माइल करो। व्हाटएवर। ईबो गुस्से में बात को इग्नोर करते हुए बोलता है। जान के इस अश्योरेंस से ईबो के दिमाग को तो भले ही सुकून मिल गया था, पर उसके दिल का क्या? उसमें तो डर घर कर गया था ना। खैर, फिलहाल के लिए वो उन सब फीलिंग्स को इग्नोर करके जान के साथ डांस करना ही इम्पोर्टेंट समझता है और बस वही करने पे फोकस करता है, जब तक कि ये गाना एक बार फिर से ना बदल जाए। और अगला गाना प्ले होते ही एक बार फिर से सबके पार्टनर्स स्विच कर जाते हैं और इस बार जान को कोई लड़की पार्टनर मिली है और वही ईबो को भी लड़की ही मिलती है। धीरे धीरे इसी तरह से कुछ देर तक डांस पार्टनर्स स्विच होते रहते हैं। ये पीसफुल नाइट आगे बढ़ती रहती है। माहौल बहुत लाइट था, बहुत पीसफुल, बहुत ही रोमांटिक था। लेवेंडर और रोज के साथ सैंडलवुड की फ्रेग्रेंस पूरे इन्वायरमेंट में घुली हुई थी। गाने पर गाने बदलते जा रहे थे। सब अपने अपने करंट पार्टनर्स के साथ डांस कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे कि तभी ईबो के कान में उसके पीछे से एक फैमिलियर सी मैनिक आवाज विस्पर होती है, जिसके पड़ते के साथ ही उसका शरीर बस कांप सा जाता है। वो बस वहीं खड़ा खड़ा फ्रीज हो जाता है। धड़कनें अपने आप ही 4 गुना तेज हो जाती हैं। बाव बाव, यू आर लुकिंग वेरी सेक्सी टुनाइट माय लव। ये आवाज अभी भी उसके दिल और दिमाग पे उतना ही असर करती है जितना पहले करती थी। पहले किसी और वजह से करती थी, और अब नो नो, बिल्कुल भी नहीं। वो यहाँ नहीं आ सकता। पर ये आवाज, ये आवाज तो बिल्कुल वैसी ही है। ईबो एक झटके के साथ पीछे मुड़ता है, ये देखने के लिए कि क्या उसने जो अभी ये आवाज सुनी ये सही है। क्या वो शख्स सच में आ गया है? पर उससे अपने पीछे कोई नहीं दिखता। सबके सब बस मास्क पहने खड़े हुए थे, डांस कर रहे थे। ईबो जब उसकी आवाज सुनता है तो उसके चेहरे और उसके हाथों में पसीना आने लगता है, पर वो खुद को काम करते हुए बोलता है, नहीं नहीं, वो यहाँ नहीं आ सकता, वो यहाँ नहीं था। ये शायद मेरा वहम ही है, वहम है ये मेरा। किसी की ब्लर सी इमेज बस उसके दिमाग में आने लगती है, जो कि बस क्लियर हुई जा रही थी। वो अपने कपकपाते हुए होठों से अपनी कांपती हुई धीमी आवाज में सिर्फ एक शब्द बोलता है, जो कि इस समय उसके दिमाग में आ रहा था, डेविन, डेविन, वो यहाँ नहीं हो सकता। ईबो इस समय पता नहीं कौन से जोन में चला गया था। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी क्या हो रहा है, और उसको उसके इस जोन से बाहर निकालने का काम उसके पॉकेट में वाइब्रेट करता हुआ उसका फोन करता है, जो कि उसके पॉकेट में पड़ा बजने लगा था। शायद किसी का फोन आ रहा था। ईबो पॉकेट से अपना फोन निकालता है, कॉलर आईडी चेक करता है, और जब वो देखता है कि कौन कॉल कर रहा है तो वो और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि ये कॉल किसी और की नहीं बल्कि उसके फादर की थी, जेम्स वांग की थी। वो खुश भी था, नर्वस भी था, और उसके दिल में डर भी था, क्योंकि इतने सालों बाद जेम्स वांग ने फोन किया है, उसके डैड ने फोन किया है, पर वजह क्या थी ये नहीं पता। ईबो उस कॉल को पिक करने के लिए वहां से बाहर चला जाता है किसी शांत सी जगह पे, और बस कॉल को पिक कर लेता है। ईबो उस फोन को अपने कान पे लगाया हुआ ही था कि तभी दूसरे एंड से बहुत ही सख्त आवाज आती है। मुझे घुमा के बात करना पसंद नहीं है, इसीलिए सीधा सीधा बात करूंगा। मैंने तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट फिक्स की है। उस लड़की से मिलना है कल तुमको। उस लड़की से मिलो, उसे पसंद करो, क्योंकि वो तुम्हारी होने वाली फियांसी है। तुम्हें उससे शादी करनी है। पर डैड, ईबो कुछ बोलने ही वाला होता है कि जेम्स वांग बिना उसे बोलने का मौका दिए एक बार फिर बोलता है, मैंने तुम्हें माफ नहीं किया है अभी तक। अगर तुम हर चीज ठीक करना चाहते हो, जो भी कुछ तुमने किया है, तो कल जाकर उस लड़की से मिलो। मैं ना नहीं सुनूंगा, समझे? जेम्स वांग बस अपना ऑर्डर देकर फोन काट देता है, और वहीं ईबो
वो अभी भी जेम्स वांग की बातें अपने दिमाग में प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा था। और वहीं ईबो, वो अभी भी अपने डैड की बात अपने दिमाग में प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा था। मतलब इतने सालों बाद डैड ने मुझसे बात की, वो भी इसलिए। वो एक बार फिर उनसे अपनी बात नहीं बोल पाया, नहीं रख पाया उनके सामने अपनी बात। वो एक बार फिर अपने डैड की वजह से हर्ट और गिल्टी महसूस कर रहा है। वो इस समय अपने हाथ में लिए उस फोन को देख रहा था जिस पे अभी कुछ सेकंड्स पहले कॉल एंड हो चुकी थी, और उसके साथ ही उसके आज के पूरे दिन की खुशी भी। सब कुछ बस एक झटके से खत्म हो गया। उसकी आंखें एक बार फिर नम हो गई। वो एक बूंद आंसू एक बार फिर टपक गया सामने फोन की स्क्रीन पर। इतने सालों बाद उन्होंने फोन किया, वो भी इस वजह से। क्या उसके डैड उसे कभी नहीं समझेंगे? क्या उसे कभी माफ नहीं करेंगे? शायद नहीं। और उन्होंने एक मौका तो दिया है, पर जान का क्या? पर जान से मैंने कोई वादा नहीं किया है। ठीक है, माना तुमने जान से कोई वादा नहीं किया है, पर फिर तुम्हारे दिल का क्या? तुम भी तो उसके लिए फील करते हो ना? मेरी फीलिंग्स कभी किसी के लिए कोई मायने नहीं रखती, पर जान के लिए तो रखती है ना। उसके उस मासूम दिल का क्या? उसकी उन चमकती हुई आंखों का क्या, जो तुम्हें देखकर तुम्हारा नाम लेने से चमक उठती हैं? उसका क्या? उसने अभी कहा कि वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम्हारा साथ पाने के लिए तड़प रहा है। वो तुम्हें अपना सब कुछ मान बैठा है, तुम्हारे नाम से ही सांस लेता है वो। उसका क्या? और वो सब छोड़ो, सब कुछ छोड़ दो। तुम अपना बताओ, अपने दिल का सुनाओ। तुम जो खुद उससे प्यार कर। चुप रहना, एकदम चुप। आगे कुछ मत बोलना, एकदम चुप हो जाओ। एक शब्द आगे मत बोलना। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता। मैं कुछ नहीं करता, मैं किसी से प्यार नहीं कर सकता। ये लानवांगी वो किसी से प्यार नहीं करता। वो किसी से प्यार करने के लिए नहीं बना। वो किसी से प्यार नहीं करता, समझे तुम? ईबो बस खुद के ही दिल और दिमाग के साथ लड़ रहा था। एक पल में सब कितना बदल गया। अभी सब कितना अच्छा था। अभी सब कितना अच्छा होता अगर उसके डैड ने फोन नहीं किया होता तो। उसके डैड ने फोन क्यों किया? हाँ, वो अपने डैड के लिए क्रेव करता है। हर रोज इस एक दिन का वेट करता है कि उसके डैड उसको फोन करेंगे, उससे बात करेंगे, उससे एक बार बात करेंगे। पर इस तरह नहीं। पहले सब कितना अच्छा था। ईबो अपनी इस रोलर कोस्टर लाइफ से फ्रस्ट्रेट फील करने लग गया था। वो अपने चेहरे पे हाथ फेरता है और बस अपना फेस वॉश करने के लिए फ्रेश रूम की तरफ चला जाता है, ताकि वो मेन हॉल में वापस जाने से पहले थोड़ा नॉर्मल और प्रेजेंटेबल दिख सके। वो वॉशरूम पहुंचता है और वहां जाकर शीशे के सामने खड़ा हो जाता है। वॉश बेसिन का नल ऑन करता है और अपने फेस पर 2-3 बार पानी के तेज छप्पे मारता है। वो सामने आईने की तरफ अपनी भीगी लाल आंखों से देख रहा था, जिसमें उसे खुद का ही एक्स दिख रहा था। उसकी आंखें इस समय लाल थी। अब ये रोने की वजह से था या फिर आंसुओं को जबरन रोकने की वजह से, ये पता नहीं, पर उसकी आंखें लाल थीं। पानी की धार बूंद बूंद करके उसके चेहरे से नीचे टपक रही थी। वो इस समय अपनी मिजरेबल हालत में था, पर देखने में वो बहुत ही ज़्यादा सिडक्टिव लग रहा था। वहाँ बेसिन में चल रही नल वजह थी या फिर उसका खुद ही ध्यान नहीं था। क्या वजह थी पता नहीं, बस वो ध्यान नहीं देता कि किसी ने बाहर से अंदर आकर वॉशरूम का वो मेन डोर लॉक कर लिया है, और बस पीछे कुछ दूरी पर खड़ा होकर बस उसी को देख रहा है अपनी ईविल, डिज़ायर और लस्टफुल गेज से। वहीं उसके सामने ईबो का उस पर कोई ध्यान नहीं था। वो बेचारा तो खुद के ही दिमाग से लड़ रहा था। वो थोड़ा आंखें बंद करके अपनी गहरी सांस ले ही रहा था कि तभी पीछे से उसे देख रहा वो शख्स बस आकर उसको बैक हक कर लेता है और उसकी नेक लाइन को बस सेंशुअली स्निफ करने लगता है, और अपनी सिडक्टिव सी आवाज़ में उसी तरह से बिल्कुल उसके कान के पास विस्पर करते हुए बोलता है, बाओ बाओ, माय लिटिल बाओ बाओ, आई मिस्ड यू सो डैम मच। देखो, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया।
मैंने तुम्हें ढूंढ लिया बाव बाव, तुम भूल गए मुझे मेरा बाव बाव। फाइनली मैंने तुम्हें खोज लिया बाव बाव। अब तुम्हारी ये खुशबू, तुम्हारा ये टेस्ट, उफ, इसने मुझे उस दिन के बाद कभी चैन से सोने ही नहीं दिया। फाइनली आई गॉट माई लव, फाइनली आई गॉट माई लिटिल बाव बाव बैक। डेविन बस लगातार उसके कान में बोले जा रहा था और उसके नेक लाइन पर स्निफ किए जा रहा था। वो उसके नेक एरिया को अपने टंग से लिक भी करने लगा था। वो इस समय बिल्कुल लस्टफुल मैनिक की तरह बिहेव कर रहा था। वहीं वो जो अचानक से मिले इस बैकहक से अजीब सा सेंसेशन फील करता है, वो अपनी आंखें खोल देता है और जो वो अपने पीछे खड़ा डेविन को देखता है और उसका विस्पर सुनता है, उसकी आवाज़ और उसकी इस हरकत से उसका शरीर बस कांप जाता है। वहीं खड़ा शॉक्ड हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। वो इस कदर डर जाता है, वो इतना सहम जाता है कि पैनिक की वजह से रिस्पॉन्स करना ही भूल जाता है। उसकी सांसें, उसके दिल की धड़कन, सब कुछ इरेगुलर हो गया था, सब बढ़ गया था। इस समय वो कुछ ऐसा महसूस कर रहा था जैसे किसी ने उसके दोनों हाथ, दोनों पाँव, उसका पूरा का पूरा शरीर बस मोटी बेड़ियों में जकड़ लिया हो। वो मना करना चाह रहा था, रोकना चाह रहा था, चिल्लाना चाह रहा था, चीखना चाह रहा था, बस पूरी तरह से चीखना चाह रहा था। वो इतना डिस्गस्टिंग फील कर रहा था कि वो बस इस शख्स को खुद से बुरी तरह से दूर फेंक देना चाह रहा था। पर पता नहीं क्यों कुछ कर ही नहीं पा रहा था। जैसे हमेशा की तरह इस समय भी इस शख्स के सामने उसका पूरा का पूरा हाथ पैर सब जाम हो गया हो। उसका दिल, उसका दिमाग सब बस चीख के उसे कह रहा था कि दूर करो इससे, दूर करो इस शख्स को, खुद से हटाओ, धक्का दो इसे, हटाओ, ये तुम्हें फिर से गंदा कर देगा, ये फिर से वही सब करेगा जो तुम नहीं करना चाहते ही। वो दूर करो इसे, खुद से दूर करो, इससे पहले कि देर हो जाए। हटाओ इसको, धक्का दो, हटाओ इसको खुद से, हटाओ इसको खुद पर से। पर जैसे उसका शरीर उसका साथ ही नहीं दे रहा था, उसके हाथ था उठ ही नहीं रहे थे। पता नहीं क्या हो गया था, उसके हाथ था उठ ही नहीं रहे थे, शरीर में जान ही नहीं बची थी, कोई साथ नहीं दे रहा था उसका, खुद उसका शरीर भी उसका साथ नहीं दे रहा था। उसकी बजाय उसका ये मुंह ये तो मौन करने में लगा हुआ था। शिट। डेविन पीछे से ईबो के अब नेक एरिया पर किस करने लगा था और वहीं ईबो के दिमाग में अब वापस से वही पुराने सारे फ्लैशेस चलने लगे थे, सब वापस से रिप्ले होने लगे थे। ईबो बड़ी मुश्किल से खुद को समेटता है और अपनी बॉडी का सारा बचा कुचा जोर लगा के उसको खुद से दूर करने की कोशिश करने लगता है, जो कि डेविन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि वो इस समय ईबो को डोमिनेट करना चाह रहा था, फिजिकली भी और मेंटली भी। ईबो उसके इस बैकहक से इस बार बड़ी मेहनत से बाहर तो आ गया था, पर एक बार फिर डेविन उसको वापस से पकड़ के वहीं जोर से वॉल पे पुश कर देता है, उसके दोनों हाथों को ऊपर वॉल पे पिन कर देता है। डेविन इस समय ईबो को डोमिनेट कर रहा था, उसका लस्ट उस पे इस समय इतना हावी हो गया था कि वो इस समय बहुत एग्रेसिव हो गया था, और उसके ऊपर सामने ईबो का ये सेडक्टिव फेस, उसकी गुस्से में लाल आंखें, पानी से पूरी तरह से भीगा हुआ उसका वो चेहरा, और ऊपर से उसका ये रिबेलियस बिहेवियर, ये सब कुछ डेविन के बस सर पे चढ़ गया था, उसको और भी ज्यादा एक्साइट कर रहा था। डेविन ईबो को अपने सामने वॉल पर पिन करने के बाद अपनी इविल, लस्टफुल और सेडक्टिव स्माइल के साथ अपनी डीप वॉइस में बिल्कुल उसके कान के पास जाकर विस्पर करता है, जिसकी वजह से ईबो की बॉडी पर एक बार फिर से गूज़बम्प्स आ जाते हैं, वो और भी ज्यादा डर जाता है। डेविन, मुझे जाने दो। डेविन छोड़ो मुझे जाने दो। कहाँ जा रहे हो माय लिटिल प्रीशियस पाव पाव? तुम तो पहले से भी ज्यादा रिबेलियस हो गए। हाँ, वाओ, इंटरेस्टिंग, जस्ट लाइक वाइल्ड फायर। तुम्हें खुशी नहीं हुई मुझे तुम्हारे पास देखकर? तुम्हें खुशी नहीं हुई मुझे तुम्हारे पास देखकर जो तुम भाग रहे हो? देखो बाव बाव, मैं तुम्हारे सामने हूँ, तुम्हारा हैंडसम सेक्सी बॉयफ्रेंड खड़ा है तुम्हारे सामने, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ बाव बाव, जिसको तुम खुद से भी ज्यादा प्यार करते थे, है ना?
और तुम अब उससे दूर जाना चाह रहे हो। ये कैसे चलेगा बाओ बाओ? मैं पता है मैंने तुम्हारा कितना इंतज़ार किया है, कितना ज़्यादा इंतज़ार किया है। मैं बाओ बाओ, और तुम्हें दूर जाना है। हाँ डेविन, डेविन छोड़ो मुझे, मुझे जाने दो। डेविन, डेविन छोड़ो मुझे। ईबो डेविन की इतनी डीप आवाज़ अपने कान के इतने करीब सुनता है तो उसको बहुत ही अलग सा सेंसेशन फील होता है, अजीब सा, बहुत ही अजीब सा। पर फिर भी वो पूरी कोशिश करता है कि किसी तरह से बस उसकी इस जकड़ से खुद को बाहर निकाल पाए। पर पता नहीं क्यों उसकी ताकत इस शख्स के सामने हमेशा ही फीकी पड़ जाती है। जिस तरह से वो जान के सामने रहता है उससे कहीं ज़्यादा अलग वो अभी था, बिल्कुल बेबस, लाचार। वो इस समय उस बच्चे की तरह लग रहा था जिसे नहीं पता कि अगले ही पल उसके साथ क्या होने वाला है। अभी उसके सामने खड़ा ये शख्स उसका सबसे भयानक नाइटमेयर है, उसका पास्ट, उसका पुराना सच, जिससे वो किसी तरह से बस दूर हुआ था। और अब क्या करे, एक बार फिर से बस वो उसके सामने आकर खड़ा हो गया है, उसका प्रेजेंट बन के। डेविन वापस से उसकी नेकलाइन में अपना चेहरा घुसा लेता है। वो उसको वापस से किस करने लगता है और अपने दूसरे हाथ से उसके शर्ट्स की बटन को ओपन करने की कोशिश करने लगता है। 1 करता है, 2 करता है, 3 करता है। उसकी मिल्की वाइट स्किन उसके सामने थी। डेविन उसे विगरसली टच कर रहा था, अब्यूज कर रहा था। और वहीं अब ईबो के दिमाग में कुछ और इमेजेस, और इस बार पहले से बिल्कुल अलग, बिल्कुल जुदा। ईगा, आई लव यू। ईगा, मैं आपका वेट कर रहा हूं। आई लव यू, आप सिर्फ मेरे हो। आई लव यू, आई लव यू, कोई नहीं छू सकता। मैं आपका वेट कर रहा हूँ। ईगा, 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 आई लव यू, बहुत प्यार करता हूँ। ईगा, आप सिर्फ प्यार करता हूँ। ईगा, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। कोई नहीं छू सकता। ईगा, आप सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे हो। ओनली माइन, यू आर माइन। ईगा, जान, 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 जान। ईबो अब इस समय अपने दिमाग में ही बस जान का नाम जपने लगा था। जान, जान, बस जान रटने लगा था, जैसे कि यही वो एक नाम हो जो उसके लिए पावर का सोर्स हो। जैसे इसी एक नाम के जाप से ही बस उसको उसकी खोई हुई स्ट्रेंथ वापस मिल रही हो। ईबो एक बार फिर अपनी बॉडी की बची हुई सारी स्ट्रेंथ अपनी बाजुओं पे इकट्ठा करता है और एक बार फिर उसको बहुत ही जोर से, बहुत ही गुस्से में उसे खुद से दूर धक्का देता है और एक झटके के साथ ही बस डेविन की ग्रिप से बाहर आ जाता है। अभी भी उसके पैर कांप रहे थे। वो अपने सामने खड़े हुए शख्स को अपना डर दिखाना नहीं चाहता, बस इसीलिए वो अपनी मुट्ठियों को बहुत जोर से बस बीच लेता है और सीधा उससे आई कांटेक्ट करते हुए अपने पूरे गुस्से में बोलता है, छुओ मत मुझे, मुझसे दूर रहो डेविन, वार्निंग है ये मेरी तुम्हारे लिए। पर डेविन पर तो ईबो के इस गुस्से का कोई असर नहीं होता। उल्टा वो एक बार फिर ईवल स्मैक करते हुए बोलता है, रिबेलियस, रिबेलियस, हाँ वाह, तो मेरा शुगर बेबी रिबेलियस हो गया, मुझसे लड़ने की ताकत आ गई उसमें। हाँ, आई लाइक इट। पर बेबी, उस रात तो तुम कुछ और ही कह रहे थे, है ना? डेविन अपनी वही सिडक्टिव डीप वॉइस कंटिन्यू किए हुए था, पर ईबो वो तो इस समय बहुत गुस्से में था। उसका पूरा चेहरा लाल हुआ पड़ा था गुस्से से। वो बस गुस्से में उसे खुद को छोड़ने के लिए बोलता है, जो वो अपनी ताकत से नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अभी इस समय डेविन ने उसके दोनों हाथों को वापस से पकड़ लिया था और इस बार उसको पीछे करके लॉक कर लिया था और अब इस समय उसके सामने खड़ा बस उसको गुस्से में देखकर चकल कर रहा था। वो एक बार फिर से उसको वापस से वॉल पे पुश करने लगता है, जैसे कि ईबो की वार्निंग उसके दिमाग में घुसी ही नहीं हो। वो एक बार फिर से उसके करीब आने लगता है, पर इस बार धीरे धीरे से। वो उसके सामने सिडक्टिव टोन में काफी करीब आके उसके नेक को स्निफ करते हुए उसके ईयर लुप्स पे अपने लिप्स रखते हुए बोलता है, दैट नाइट वॉज मेमोरेबल नाइट बेबी, लेट्स मेक इट अगेन, बी माई शुगर बेबी, बी माई शुगर बेबी अगेन बाबा, I'm craving for you my sweet little candy। वो इस बार इतना बोलता है और बस अचानक से ही ईबो की ईयरलोब्स पर बाइट कर लेता है, जिससे ईबो की शरीर में एक बार फिर बस बिजली सी दौड़ जाती है, पिछली बार से भी तेज। वहीं डेविन एक बार फिर उसके नेक पर अपने लिप्स को ले जाने लगता है और ईबो वो सेंसेशन जैसे ही फील करता है, उसके नीज एक बार फिर से वीक ना हो जाए और वो एक बार फिर से डेविन के सामने कमजोर ना पड़ जाए,
उससे पहले ही वो डेविन को एक बार फिर से अपने पूरे गुस्से में अपनी पूरी ताकत से बहुत जोर से धक्का देता है, जिसका नतीजा इस बार ये होता है कि डेविन सीधा जाके बहुत जोर से जमीन पे गिरता है। उसका सर सीधा जाके पीछे दीवार में भिड़ता है, जिसकी वजह से उसकी कराह निकल जाती है। और इससे पहले कि वो वापस से खड़ा होता और ईबो को एक बार फिर से पकड़ पाता, उसको वापस से छू पाता, ईबो गुस्से में ही वहां से सीधा बाहर निकल जाता है, बहुत जोर से बस वहां से भाग जाता है, बिना पीछे मुड़े, बिना पीछे देखे। पीछे डेविन जो ईबो को वहां से जाता हुआ देखता है, भागता हुआ देखता है, तो बस वहीं पीछे बैठा अपने डेविल्स में कर देता है। और इसके बाद वो भी वहां से उठता है और अपना सर सहलाते हुए वहां से बाहर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ इस समय मेन हॉल में जान भी ईबो को काफी देर से ढूंढ रहा था। दरअसल डांस खत्म होने के बाद उसने ईबो को अभी तक नहीं देखा है। पता नहीं अचानक से कहाँ चले गए उसके ईगा, इसीलिए वो बस अभी ईबो को पूरे मेन हॉल में ढूंढ रहा है। पर ईबो है कि उसको वो कहीं दिख ही नहीं रहा है। तभी वहाँ खड़ा एक स्टूडेंट बताता है कि प्रोफेसर वांग बाहर कॉरिडोर की तरफ गए हैं, जिसके बाद जान भी उस स्टूडेंट को थैंक यू बोल के बस उसी तरफ चला जाता है जिधर ईबो गया है, उसको ढूंढने के लिए, उसको वहाँ देखने के लिए। अरे यार, पता नहीं ये ईगा को क्या हो जाता है, कभी कभी 2-2 मिनट में गायब हो जाते हैं। किसी दिन अगर मैं गायब हो जाऊंगा ना तो फिर ढूंढते रहेंगे मुझे। पर क्या वो मुझे सच में ढूंढेंगे? शायद, या फिर शायद नहीं। पता नहीं, छोड़ो, मुझे क्या, मैं कभी गायब ही नहीं होऊंगा, मैं कभी उनको छोड़ के जाऊंगा ही नहीं, जो उन्हें मुझे ढूंढना पड़े। पर मैं क्या करूं, मुझे तो उन्हें ढूंढना पड़ रहा है ना। कहाँ चले गई ग? कहाँ हो आप? कहाँ हो आप? कहाँ हो आप? वो रहे। जान ईबो को ढूंढ रहा था कि तभी वो देखता है कि वो अपने पूरे गुस्से में तेज रफ्तार में बस बाहर की ओर जा रहा है, तो वो भी बस उसके पीछे पीछे हो लेता है। ये गा इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं? कुछ हुआ है क्या? ये बाहर क्यों जा रहे हैं? जान बस भाग के ईबो के पास जाने लगता है, पर ईबो की रफ्तार इतनी तेज होती है कि बस वो बाहर निकल जाता है। और वहीं उसके पीछे पीछे जान भी उसे इस तरह से गुस्से में देखते हुए, परेशान देखते हुए, वो भी बस परेशान हो जाता है और बस बाहर आ जाता है। ईगा, ईगा रुकिए, अरे ईगा रुकिए तो, ईगा प्लीज रुकिए, आप कहाँ जा रहे ईगा? ईगा प्लीज रुकिए, ग जान बुला रहा था, ईबो को रोकने की कोशिश कर रहा था, पर ईबो रुक ही नहीं रहा था, जैसे किसी और ही दुनिया में था। वो जैसे किसी और ही दुनिया में था। उसके कान में ढेर सारी आवाजें चल रही थी, कभी जेम्स की आवाजें चल रही थी तो कभी डेविन की आवाजें चल रही थी। ढेर सारे पुराने फ्लैशेस चल रहे थे जो उसके कानों में इतनी तेज गूंज रहे थे कि बाहर से आ रही जान की आवाज को अपने में खा गए थे। वो उसको सुना ही नहीं दे रही थी। वो बस अपने गुस्से में आगे आगे बढ़ता जा रहा था, भागता जा रहा था, जान उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, बुला रहा था, पर वो कुछ नहीं सुन रहा था। गगा प्लीज रुकिए, गगा रुकिए ना, गगा प्लीज रुकिए, अरे गा रुकिए ना, गगा प्लीज रुकिए, गगा संभल के, अरे गगा संभल के, अरे गगा देख के चलिए, गगा रुकिए तो, गा। जान ईबो को पीछे से बुला रहा है, पर ईबो रुक ही नहीं रहा है। उसके उलट वो तो बस आगे आगे भागे जा रहा है। पर किससे? क्या जान से? नहीं, जान से क्यों भागेगा? वो तो बस भाग रहा है खुद से, अपने आप से, अपने बीते हुए कल से, अपने आज से, अपने अभी से। वो इस समय डेविन की वजह से खुद से ही डिस्गस्ट फील कर रहा था। डेविन की वो सारी गंदी आवाजें उसके कानों में गूंज रही थी। डेविन ने एक बार फिर उसको छुआ और वो कुछ नहीं कर पाया। वो इस समय खुद से गुस्सा है, खुद पर गुस्सा है। उसे खुद से डिस्गस्ट फील हो रहा है। उसे खुद पे गुस्सा आ रहा है कि वो अभी भी उसकी आवाज से, उसके ऐसे छूने से कैसे रिएक्ट कर सकता है। वो कितना पैथेटिक है। उसे खुद से घिन आ रही है। वो अपने बीते हुए कल से नहीं लड़ पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा। वो कितना कायर है, कितना लूजर है। पहले उसके डैड ने अचानक से आकर उसको अपना डिसीजन बता दिया, उसे ये कह दिया कि उसे फॉलो करना है। और अब ये सब बस उसके दिमाग में गहरा असर कर रहा था। जो सब वो पहले इग्नोर कर रहा था, उसको इग्नोर कर रहा था, अब वो सब उसके सामने वापस से आ गया। और वो अब फिर से बस वही भाग रहा है हमेशा की तरह, सिर्फ भाग रहा है। वहीं उसके पीछे उसको रोक रहा जान समझ ही नहीं पा रहा था कि भी अचानक से ईबो को हुआ क्या। अब जान और भी ज्यादा परेशान होने लगा था। वो यही सोच रहा था कि ईबो उसको पीछे मुड़ के देख क्यों नहीं रहा है, रुक क्यों नहीं रहा है, वो सुन क्यों नहीं रहा है उसकी आवाज, क्या हो गया है उसे। अभी तक तो सब ठीक था, वो भाग क्यों रहे हैं।
जान जब देखता है कि ईबो उसकी आवाज सुन ही नहीं रहा है, वो रुक ही नहीं रहा है, वो उसकी तरफ देख ही नहीं रहा है, तो फाइनली वो तेज से भागता है और जाके ईबो के सामने बस खड़ा हो जाता है, उसके हाथ पकड़ लेता है और बस उसके हाथ पकड़ के उसको रोकने की कोशिश करता है, उससे पूछने की कोशिश करता है कि गगा क्या हुआ, प्लीज बताइए। गगा, मैं आपको कितनी देर से आवाज लगा रहा हूँ पीछे, क्या हो गया, आप ऐसे क्यों भाग रहे हो, आप रुक क्यों नहीं रहे हो, आप ठीक तो हो ना, आप अंदर से बाहर क्यों आ गए, क्या हो गया आपको। ईबो जब जान का ये मासूम सा डरा हुआ चेहरा अपने सामने देखता है तो उसको और भी ज्यादा बुरा लगता है, उसको जान के लिए बुरा लगता है। जान जान उसे खुद से और भी ज्यादा घिन आने लगती है, उसको वो सब वापस से याद आने लगता है जो जान ने उसे थोड़ी देर पहले कहा था, उसको वो सब वापस से याद आने लगता है जो थोड़ी देर पहले डेविन ने उसके साथ किया था। और उसने उसके रिस्पॉन्स में क्या किया, वो सब करने दिया, कुछ नहीं कर पाया। वो जान के लायक नहीं है, वो जान के लायक नहीं है, वो जान के बिल्कुल भी लायक नहीं है। वो डिस्गस्टिंग है, वो डर्टी है, बहुत डर्टी है। वो खुद से ही डिस्गस्ट फील कर रहा है, वो खुद से ही डिस्गस्ट फील कर रहा है, उसे जान के लिए बुरा लग रहा है। ईबो जान से गुस्से में बोलता है, जान तुम मेरे पीछे क्या कर रहे हो, यहाँ क्यों आए, जाओ यहाँ से, अंदर जाओ। पर जान जो ईबो की लाल आंखें देख रहा था, उसकी ये अजीब हालत देख रहा था, वो उसको सीधा मना कर देता है। वो उसको सीधा मना करते हुए बोलता है, नहीं का नहीं, मैं नहीं चाहूंगा, आप परेशान हो, पहले बताओ कि क्या हुआ, कुछ हुआ है ना, कुछ जरूर हुआ है, मैं जानता हूँ कुछ हुआ है, आप पहले बताओ क्या हुआ है, आप क्यों परेशान होगा, अभी तो कुछ देर पहले तो सब ठीक था ना, अभी कुछ देर पहले सब अच्छा था, आप अच्छे थे, अभी फिर अचानक से क्या हो गया गा, अभी अचानक से क्या हो गया। वो कितनी देर से हॉल में खोज रहा था पर आप वहाँ नहीं थे, आप कहीं गए थे ना गा, कहाँ गए थे आप, कुछ हुआ है ना गा, बताइए क्या हुआ है, आपकी आंखें भी लाल हैं गा, किसी ने कुछ किया क्या गा, प्लीज बताइए, कुछ तो हुआ है ना, या मैंने कुछ कर दिया, आप मेरी वजह से परेशान थे, मेरी वजह से परेशान थे, मैंने कुछ किया है, प्लीज का कुछ तो बोलिए, क्या हुआ है बताइए, प्लीज बताइए। ईबो गुस्से में अपना हाथ झटक के छुड़ाता है और बस आगे चलने लगता है, पर जान फिर से उसके सामने आके खड़ा हो जाता है और उसका हाथ वापस से पकड़ते हुए बोलता है, प्लीज रुकिए, मेरी बात सुनिए, बताइए मुझे क्या हुआ है, मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे। पर ईबो एक बार फिर से जान से अपना हाथ छुड़ाकर इस बार गुस्से में बोलता है, जान मैंने कहा छोड़ो मुझे, दूर रहो मुझसे, जाओ यहाँ से, चले जाओ। पर प्रॉब्लम क्या है, आप मुझसे ऐसे कैसे बोल रहे हो, मैंने क्या किया है गा, मैंने कुछ किया है क्या। जान की आंखों में आंसू थे, ईबो के हर्टफुल वर्ड से जान की आंखों में आंसू आ गए थे, वो हर्ट फील कर रहा था। पर जान इस पर ईबो का हाथ नहीं छोड़ता, वो रीजन जानना चाहता है, वो रीजन पूछ रहा है, वो ऐसे कैसे चला जाए। पर ईबो जो इस समय अपने होश में नहीं था, जिसके दिमाग में इस समय गुस्सा और नफरत सवार थी, वो जान के आंसू नहीं देखता। वो इस बार जान को गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, बहुत जोर से चिल्लाता है वो उस पे, तुम सुनना चाहते हो कि मैं तुमसे ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, हाँ सुनना चाहते हो, हाँ सुनना चाहते हो ना, तो सुनो, मैं तुम्हें नहीं करता पसंद, मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता, जब से आए हो तब से मेरा जीना मुश्किल कर रखा है, और अब मैं तुम्हारा ये चेहरा भी नहीं देखना चाहता, नफरत है मुझे तुमसे, तुम्हारे इस चेहरे से, तुम्हारे इस प्यार से, तुमसे, तुम सबसे, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से जान, चले जाओ इससे पहले कि मैं कुछ बुरा कर दूं, हो सके तो गायब हो जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से बस। ईबो के ये हर्टफुल वर्ड सुन के तो जान की आंखें नम हो जाती हैं, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो चाह के भी अपने आंसू नहीं रोक पाता, उसके दिल में दर्द सा होने लगता है। ईबो के ये शब्द उसके दिल में रुक रुक के सुई की तरह चुभ रहे थे, पर वो गिव अप नहीं करना चाहता, वो नहीं करना चाहता गिव अप, क्योंकि सामने खड़े हुए शख्स से वो प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, बहुत ज्यादा प्यार करता है, वो नहीं करना चाहता गिव अप, वो नहीं करना चाहता, वो नहीं करता। और वो जानता है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, जिसकी वजह से ही वो ऐसे भूल रहा है, ही वो ऐसे रिएक्ट कर रहा है। जान एक बार फिर से ईबो के हाथ पकड़ लेता है और उस पर स्निफ करते हुए अपनी वीक वॉइस में बोलता है, गो गो गगा
गा मैंने कुछ किया है क्या? कुछ हुआ है क्या गा? आपकी आंखें भी लाल हैं। गा प्लीज मुझे बताइए, कुछ तो बोलिए। गा गा मैंने कुछ किया है क्या? अगर मैंने कुछ किया है तो प्लीज मुझे माफ कर दो, पर प्लीज ऐसा मत बोलो। मैं माफी मांगता हूँ। आई एम सॉरी। मैंने जो भी गलती की है प्लीज उसके लिए मुझे माफ कर दो। मैं दोबारा कभी कुछ नहीं करूँगा। प्लीज का मैं नहीं जाना चाहता। मुझसे मत कहो जाने को। मैं रहना चाहता हूँ आपके पास। प्लीज का आपसे दूर नहीं रह पाऊंगा गा। मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। प्लीज आई एम सॉरी। मुझे माफ कर दो। छोड़िए इन सब बात को। छोड़िए इन सब बात को। ये सारी बातें बाद में करेंगे। अभी अंदर चलिए। अंदर चलिए प्लीज गा। चलिए अंदर। बाद में बात करेंगे ये सारी बात करेंगे। चलिए अंदर चलिएगा। जान ईबो की हाथ पकड़ के खींच रहा था। वो उससे कह रहा था कि अंदर चलो गा, अंदर चलो। पर ईबो जिसके कानों में भी बस दो आवाजें पैरेलल सी चल रही थी, वो बिना कुछ बोले बस गुस्से में जान से अपने हाथ को जोर से बाहर खींच लेता है और इस बार जोर से गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, पिछली बार से भी ज्यादा तेज। चले जाओ मेरी जिंदगी से। मैंने कहा चले जाओ मेरी जिंदगी से। कभी मत आना दोबारा। जाओ यहाँ से। ईबो बस अपने गुस्से में बार बार जान को हर्ट किए जा रहा था। उसके ये शब्द जान का दिल दुखा रहे थे, उसके दिल को तोड़ रहे थे। पर कहीं ना कहीं उसका दिल ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं था कि ईबो का ये जानबूझ के कर रहे हैं। उसका दिल कह रहा था कि कुछ है, कुछ तो रीजन है जिसकी वजह से ईबो ऐसे कर रहा है। इसीलिए बस वो बार बार ईबो को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा था। वो बार बार उसको रोक रहा था। वो एक बार फिर से ईबो को अप्रोच करने की कोशिश करता है। वो उसको प्यार से समझाने की कोशिश करता है। वो एक बार फिर से उसका हाथ पकड़ लेता है। ग मुझे पता है कि आप मेरी वजह से गुस्से में नहीं हो। आप मुझसे गुस्सा नहीं हो, कोई और वजह है, किसी और वजह से आप गुस्सा हो। हम आराम से बैठ के बात करेंगे गा। हम आराम से शांति से बैठ के बात करेंगे। अभी अंदर चलिए प्लीज का। अभी अंदर चलिए अंदर चलिए। हम आराम से बैठ के बात करेंगे। चलिए अंदर। जानीबो का हाथ पकड़ के बस खींच रहा था। उसने कह रहा था कि गा अंदर चलिए। उन्हें अंदर ले जाने की कोशिश कर रहा था। पर ईबो जो अपने गुस्से की वजह से आपे में नहीं था, वो जान का हाथ बस जोर से झटक देता है। उसे झटक के छुड़ा लेता है और बस उसको बहुत जोर से फोर्सफुली धक्का देता है। और बस बिना कुछ सोचे कि क्या हो सकता है, वो बस उसे फोर्सफुली धक्का दे देता है, जिससे जान बस डिसबैलेंस हो जाता है। वो ध्यान नहीं देता कि सामने से एक तेज स्पीड से कार आ रही होती है, जिसकी वजह से वो सीधा कार के सामने आ जाता है और वो कार उसे हिट कर जाती है। और वो हिट इतना तेज होता है कि जान एक फोर्स के साथ सीधा दूर जाके गिरता है, जिसकी वजह से वो वहीं लाइफलेस, मोशनलेस हो जाता है। उसके फेस पे पूरा खून आ जाता है। उसके सर से तुरंत ही खून निकलने लगता है। उसका पूरा फेस बस खून से भर जाता है। वो बस वहीं पड़ा हुआ पूरा खून में डूब जाता है। ये क्या हो गया? जान जब ईबो अपनी आंखों के सामने अपने जान को ऐसे देखता है, ये सब देखता है, वो भी खुद उसकी वजह से, वो खुद वहीं फ्रीज हो जाता है, लाइफलेस हो जाता है। जैसे उसके लिए उसका समय बस वहीं रुक सा गया था। उसका जान, उसकी जिंदगी उसके सामने खून में लथपथ, बिना हिले वहां पड़ा हुआ था उसकी आंखों के सामने। और वो बस खड़ा खड़ा वहां कुछ नहीं कर पा रहा था। उसके अंदर इस समय इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो आगे बढ़ जाए, जान को अपनी बाहों में भर ले, वो उसे उठा सके, उससे कुछ कह सके, उससे ये कह सके कि जान तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो नहीं कह पा रहा था, वो कुछ नहीं कह पा रहा था, वो कुछ नहीं कर पाया। वो एक बार फिर बस वहीं खड़ा खड़ा डर गया था, सहम गया था।
जान के पास जाने के लिए उसके कदम ही नहीं उठे। वो उन्हें उठा ही नहीं पाया। वो एक कदम नहीं उठा पाया, बस वहीं सन्न होके खड़ा रह गया। एक बार फिर उसका डर जीत गया। एक बार फिर वो अपने डर से हार गया। वो वहीं जान को खून में डूबी हुई हालत में देखकर वो वहीं जहाँ खड़ा था वहीं पे सहमा हुआ सा बैठ जाता है, कमजोर सा, लाचार सा, बेबस सा। और फिर कब सब जान को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाते हैं वो उसे पता नहीं चलता। उसकी आंखों के सामने सब होता है पर वो कुछ नहीं देखता। उसकी नजरें तो सिर्फ उस जगह पे टिकी हुई थी जहां पर जान खून से लथपथ हालत में पड़ा हुआ था, जहां पे इस वक्त जान का खून पड़ा हुआ था। वो जगह पूरी लाल हुई पड़ी थी और वो एकटक बस उस जगह को देखे जा रहा था, देखे जा रहा था, देखे जा रहा था। और उसका जहन, उसका दिमाग, हर जगह सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, सिर्फ एक बात। डैड ने सही बोला था। डैड सही कहते हैं। मैं मर्डरर हूं। आई एम अ मर्डरर। मैंने जान को मार दिया। मेरा जान, मेरा जान। मैंने जान को मार दिया। मैंने मॉम को मार दिया। मेरा जान। मेरी वजह से मैंने जान को खो दिया। मेरी वजह से मैंने मेरी मॉम को खो दिया। मैं मर्डरर हूं। डैड इज राइट। डैड सच बोलते हैं। मैं मर्डरर हूं। मैं मर्डरर हूं। मैं मर्डरर हूं। तो ये रहा आज का चैप्टर। हाँ, ये थोड़ा लॉन्ग था पर इसके बाद मुझे कुछ नहीं बोलना है। मैं चाहूँगी कि इसके बाद आप लोग कमेंट्स में बताएं कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा। आप ईबो की सिचुएशन बताएं कि इस समय ईबो कैसी सिचुएशन में है। प्लीज़ कुछ ना कुछ अपना व्यू ज़रूर रखिएगा कमेंट सेक्शन में। मैं वेट करूँगी। मैं पढ़ना चाहूँगी कि आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। ये लिखने में मुझे बहुत टाइम लगा। मैं लिटरली ईबो को फील करना चाहती थी। एक इंसान की मेंटल स्थिति क्या होती है ये मैं सच में फील करना चाहती थी। और ठीक है, मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। मैं बस चाहूँगी कि आप लोग अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मैं पढ़ना चाहूँगी। अगर हो सके तो प्लीज़। मजबूत से मजबूत शख्स भी कभी ना कभी टूटता है। अगर वो फिजिकली नहीं टूटता तो मेंटली टूटता है, इमोशनली टूटता है। ब्रेकडाउन हर किसी का होता है। ज़रूरी नहीं कि जैसा वो हमारे सामने आज है वैसा ही वो शुरू में भी हो। समय और परिस्थितियां इंसान को बदलने पे मजबूर कर देती हैं। वो बदल जाता है। इंसान में ये बदलाव होना लाजमी होता है। कभी कभी स्थिति इंसान की जिंदगी को ऐसे ऐसे रास्तों से गुजार देती है कि फूलों जैसे दिल वाला इंसान भी पत्थर सा हो जाता है, कठोर हो जाता है। और ऐसे ही हालातों से उद्गम होता है ऐसे हादसों का, जो अभी यहाँ पर हुआ, जो अभी ईबो के साथ हुआ, जो भी जान के साथ हुआ। किसी के दिल में कितनी बातें दबी हैं ये कौन जानता है। उसकी हालात, उसकी तकलीफें, उसका दर्द, ये सब कौन जानता है। किसने देखा है, किसे पता है, किसी को नहीं। अगर कोई इंसान आज खामोश है, ठंडा है, भावनाहीन लग रहा है, जिसे हम बड़े ही आराम से कोल्ड, इमोशनलेस, इगोइस्टिक, हाई लेवल एटीट्यूड डिक्लेयर कर देते हैं, तो यकीन मानो उसके पीछे कोई गहरी वजह छुपी होती है। ज़रूरी नहीं कि जो शख्स बाहर से पत्थर जैसा मजबूत दिख रहा हो वो अंदर से भी वैसा ही हो।
ज़रूरी नहीं कि जो शख्स बाहर से पत्थर जैसा मजबूत दिख रहा हो वो अंदर से भी वैसा ही हो। कहीं ना कहीं वो भी टूटा होगा, जख्मी होगा, अकेला होगा। वो बस बिखरना चाहता है, अपने दर्द को बहाना चाहता है, रोना चाहता है, और उसकी अपब्रिंगिंग उसे रोने नहीं देती, उसे बिखरने नहीं देती। पर इंसान तो वो भी होता है ना, उसे भी तो रोना आता होगा, उसे भी दर्द होता है, वो भी चीज़ें महसूस करता है। उससे भी मन होता है कि कोई आए जो उससे कहे कि मैं हूँ तुम्हारे लिए, तुम रो सकते हो, मेरा कंधा तुम्हारे लिए है, मैं हूँ तुम्हारे पास, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूँगा। आखिर उसे भी एक सहारे की ज़रूरत होती है। पर हमारा समाज, हमारी सोसाइटी का नज़रिया, जो रोता है वो कमज़ोर साबित हो जाता है। कमज़ोर मतलब रोना, कमज़ोर मतलब रोना नहीं होता। रोने का मतलब ये नहीं होता कि कोई कमज़ोर है, बल्कि वो तो ये दर्शाता है कि उसके अंदर भी भावनाएं हैं, वो भी जिंदा है, इंसान है, उसके अंदर भी इमोशंस हैं, वो भी महसूस करना जानता है, उसके अंदर भी दिल है जो दुखता है, दर्द होता है, खुशी फील करता है, हर एक चीज महसूस करता है। पर हमारा ये समाज, रोगे तो कमजोर साबित हो जाओगे। दरअसल सोसाइटी हमारी हो या किसी की भी, अपब्रिंगिंग तो सेम ही होती है ना। मस्कुलाइन जेंडर तो कंपैरेटिवली बच्चों की अपब्रिंगिंग्स में इस्तेमाल किया ही जाता है, उनको सिखाया ही जाता है, बचपन से ही पढ़ाया जाता है, उनको पढ़ाया ही जाता है, उनको सिखा दिया जाता है कि लड़के कभी रोते नहीं हैं, जो रोता है वो कमजोर होता है। ये लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हो, ये लड़कियों जैसे रो रहा है, लड़कों के आंसू नहीं दिखने चाहिए। गुस्सा तो लड़कों का खजाना है, वो उनकी शान है, वो उनके नाक पे होना चाहिए। ब्ला ब्ला ब्ला। नाक से कब माथे पे चढ़ जाता है पता नहीं चलता। और ईबो का भी तो हाल यही है ना यहाँ पर। वो इस डर से रुक जाता है कि लोग हंसेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग मजाक बनाएंगे। देखो देखो वो कमजोर है, देखो वो रोता है, वो लड़कियों की तरह रोता है, देखो देखो वो रो रहा है। पर हकीकत कोई क्या जाने, हकीकत से किसे क्या मतलब है, वो कोई नहीं जानता। और अफसोस की बात ये कि वो कोई जानना भी नहीं चाहता। बिना जाने ही सब जजमेंटल हो जाते हैं, सब अपना जजमेंट दे देते हैं। कमजोर है इसीलिए इसके साथ हुआ, कि गलती इसी की है, यही है, इसी ने किया है, ये वो। यहाँ पर ईबो की हालत क्या है, ईबो छोड़ो, यहाँ पर उस एक शख्स की हालत क्या है, यहाँ पर उस हर एक शख्स की हालत क्या है जो इस समय ईबो को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या वो बहुत स्ट्रांग है जैसा वो दिखता है, या फिर क्या वो सच में कमजोर है जो वो नहीं दिखा पाता, या फिर सिर्फ डरा हुआ है समाज के इस दृष्टिकोण को लेकर, अपने जज्बातों को लेकर, दुनिया की इस बेरुखी को लेकर। हर खामोशी के पीछे एक गहरी कहानी होती है, हर आंसू में छिपी एक अनकही जुबानी होती है। इसीलिए मत देखो किसी को सिर्फ बाहरी नजर से, क्योंकि हर मुस्कुराते चेहरे में भी एक परेशानी होती है। तो इस सैड नोट के साथ आज का ये चैप्टर यहीं ख़त्म करते हैं, और अब देखते हैं कि आगे क्या होता है अगले पार्ट से। बाकी आप अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, और जो मैंने पूछा है अगर हो सके तो प्लीज़ उसे भी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए, और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस, ताकि हम लोग आगे भी मिलते रहें और हमारी ये छोटी सी फैमिली इसी तरह से और बढ़ती रहे। प्लीज़ 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 आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। तो फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।